Hello guys, welcome to my channel. Today we have discussed about Ibarti question. Their type question. This is the type number one. First, in a type number one Ibarti question. जैसे कि हम कोई भी एग्जाम में जाते हैं और बोलते हैं इबारती क्वेश्चन के इतने प्रश्न आए हुए हैं, तो अब हम देखते हैं कि इबारती प्रश्न होते कैसे हैं। तो उन प्रश्नों को थोड़ा से हम उन प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास प्रश्न आता है इबारती क्वेश्चन के अंतर्गत, एक घन का 1/3 भाग उसके 1/4 भाग से 12 अधिक है, उस धन का 3/4 भाग ज्ञात कीजिए। मतलब कोई पैसा है, कोई धन है, उस धन का 1/3 भाग जो है 1/3 वो 1/4 से 12 अधिक है, ये एक डाटा आया है। तो इससे हम एक समीकरण बना लेंगे कि कोई धन है वो माना x है, और x का 1/3 1/3 1/4 से 1/3 से 1/4 यह से 1/3 भाग 1/4 भाग से 12 अधिक है। जो 1/3 है 1/4 से 12 अधिक आता है, तो ये 12 अधिक है इसके बारे में बोला गया, 1/3 के बारे में। ठीक है, इसी को हम कह सकते थे 1/3 जो 1/3 है 1/4 1/4 से 12 कम है। ये भी कह सकते हैं जो 1/4 है वो 1/3 से 12 कम है, ऐसे बोल सकते हैं। या 1/3 1/4 से 12 अधिक है। चलिए, ये तो बोलने का तरीका है। आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो x/3 और x/4 = 12। तो इसके राशि लेंगे, एलसीएम लेंगे, 12 आएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो 4 3 4 x/12 और 12 144। तो x का मान यहाँ से आ गया 144। तो जो धन था, कोई एक धन था, वो कितना आया 144 रुपये। तो ये जो 144 रुपये है, ठीक, ये रुपये अब आपका यहाँ पे पूछा गया है, उस धन का 3/4 भाग ज्ञात कीजिए। तो जो 144 है, इस धन का 3/4 भाग ज्ञात करना है। तो 144 गुणे 3/4 भाग, तो इसको तो 4 का यहाँ पे 4 दूनी 4 3 12 2 आया, 4 6 24, तो 3 36 36 गुणे 3 3 6 18 और 3 3 9 1 10 108 रुपये। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी टैंक के 1/4 भाग, कोई पानी टैंक है, 1/4 भाग हौद होता है। इन दिनों में गांव में आप देखते हो तो ट्यूबवेल होता है, तो वहाँ पे 1/4 भाग उसका भरा होने पर 135 लीटर पानी आता है। अगर उसका 1/4 भाग भरा है, इट मीन्स कि उसमें 135 लीटर है। तो 1/4 में 135 लीटर पानी आता है, इसका मतलब 1/4 है भाग है। अगर पूरे हौद की बात करें तो इसका 4 से गुणा कर देंगे, 135 चौका हो जाएगा 540 लीटर पूरा टंकी में पानी आता है। चलिए, कोई बात नहीं। यदि उसमें 180 लीटर पानी रखा जाए, 135 लीटर में 1/4 भाग आता है। अगर उसमें मान लो 135 है, उसमें और 45 लीटर पानी और डाल दिया गया, तो हो गया कितना 180 लीटर। अब 180 लीटर हो गया, तो हौद में 180 लीटर पानी हो गया, तो उसका कौन सा भाग, टंकी का कौन सा कितना भाग भरा हुआ है, ये बताना है हमको। कौन सा भाग भरा हुआ है, तो कोई बात नहीं, यूनिट ही ट्रांसफर होता है। तो 1/4 भाग मतलब 135 लीटर पर 1/4 भाग तक भरा रहता है। तो 1 लीटर पर कितना होगा 1/4, और ये भगुड़ा पहले वाले भाग में चला जाएगा। 135 का भाग कर देंगे तो यहाँ से इतने भाग तक क्या होगा, इतना भाग। अब 180 लीटर में कितना भाग बनेगा 1/3। जब यहाँ 180 से गुणा कर देंगे इसमें, तो करने के बाद ये आपको 1/3 भाग आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक खंबे का 1/2 भाग सफ़ेद है तथा 1/3 भाग नीला है, शेष भाग पीला है। एक खंबा है, उसका 1/2 भाग सफ़ेद है, उसका 1/3 भाग में मतलब 1/2 भाग, आधा खंबा जो है वो सफ़ेद से पेंट किया गया है। वो तो साफ साफ दिख रहा है मुझे, खंबा इतना बड़ा है मान लो, और उसका आधा तो सबको दिखता है, साफ साफ दिखेगा, सफ़ेद से वाइट कलर से पेंट किया हुआ है आधा भाग। ठीक है, और इसी खंबा का देखते हैं 1/3 भाग, मतलब आधा से थोड़ा कम, नीचे देखें तो वहाँ पे नीला रंगा हुआ था, आधे से थोड़ा कम, और थोड़ी सी जगह और छोटी थी। शेष भाग पीला रहा है, लेकिन 1/3 हम नहीं कहेंगे कितना भाग है, वो आपको बताना है कि शेष भाग पीला है, जो कि 2 मीटर लंबा पूरा खंबा बताया। वो सॉरी, शेष भाग जो पीला है उसको बताया गया कि 2 मीटर लंबा है। अब वो खंबे में 2 मीटर लंबा है, जो छोटी सी पट्टी है पीले रंग की, तो समझ लीजिए कि खंबा ये 2 मीटर तो पीला रंग है। ठीक है, अब इसी तरह
ये तो जो छोटी सी पट्टी हमें दिख रही थी पीले कलर की, वो हमारा 2 मीटर है। तो आप समझ सकते हो कि छोटी सी पट्टी जब 2 मीटर की है और उसका 1/3 कितना होगा और मीटर होगा, और ये पूरा आधा तो सफ़ेद कलर का है, वो भी मीटर जोड़ दीजिए, तो कुल मिला के कम से कम 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 6 मीटर, अरे नहीं यार 6 7 8, अरे नहीं, मतलब लगभग ये 10 मीटर के आसपास जाएगा पूरे खंभे की अगर लंबाई देखें। चलिए आइए देखते हैं कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तब खंभे की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न से देखते हैं, 1/2 भाग तो मान लो सफ़ेद है और 1/3 भाग हमें बता दिया गया नीला है। मतलब 1/2 साफ साफ दिख रहा है, उसके नीचे नीली पट्टी थी, फिर उसके नीचे पीली पट्टी थी। तो नीली वाली जो है खंभे का 1/3 भाग, अज्यूम दैट अप्रोक्सीमेट लगभग 1/3 भाग था नीली पट्टी का। तो 1/2 भाग 1/3 भाग टोटल हम करें 5/6। तो हम पूरे में से 5/6 हटा देंगे तो पीला भाग निकल आएगा। समझ गए ना, क्योंकि पूरा खंभा है, बस 3 ही पेंट कलर है। अब चौथा कलर भी नहीं है कि जो कन्फ्यूज हो यार अब उसको कैसे निकालें। तो कुछ गणनाओं में हम पूरा को 1 मान लेते हैं। तो मान लीजिए पूरा खंभा, जब अक्सर भाग में बात करेंगे तो पूरा हमारा क्या होगा 1 होगा। तो हमें पूरा मालूम है, पूरा में से ये क्या है 5/6, ये सफ़ेद और नीला वाला। तो पूरा में से सफ़ेद और नीला हम लोग क्या करेंगे घटा देंगे। ये हम क्या कर रहे हैं घटा देंगे, तो हमें कौन सा मिल जाएगा, पीला वाला भाग मिल जाएगा। ठीक है, तो पूरा में से सफ़ेद और नीला भाग घटा देंगे तो पीला भाग मिल जाएगा। और पीला भाग हमारा कितना है कैलकुलेट होकर के, ये दोनों 1/6 1/6। तो इतना भाग हमारा आ गया पीला वाला। तो पीला वाला हमने कहा था, जो बताओ देखो देखो इतनी छोटी छोटी, मतलब जो पीला वाला है इसको कहा गया क्वेश्चन में जो कि वो 2 मीटर लंबा है। तो 1/6 भाग, मतलब खंभा की अगर मान लेते हैं कुल लंबाई x मीटर है, तो x का पीला वाला कितना है 1/6। तो x का 1/6 कितने मीटर हो जाएगा पूरा पीला वाला 2 मीटर। तो ये हमारे पास लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो माना कि खंभे की कुल लंबाई x मीटर है, तब इसी खंभे में पीला रंग कितना है मात्र 2 मीटर है। तो खंभे का पीला भाग 2 मीटर, तो खंभे का पीला भाग कितना 1/6, पीला भाग 1/6, तो पूरा कर देंगे, ये कितना है 2 मीटर। तो यहाँ से खंभे की लंबाई निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 मीटर। बताया ना कि 10 से लगभग आसपास आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन में खंभे की कुल लंबाई निकाली। तो ये प्रश्न ऐसे होते हैं इबारती के प्रश्न। ठीक है, अब हम और आगे देखते हैं इसी इबारती के प्रश्न। ये कुछ वर्गमूल पर आधारित इबारती प्रश्न हैं। वर्गमूल पर आधारित इबारती लेखन राशिकृत प्रश्न दिए गए हैं। जैसे कि नंबर 1, वर्गमूल पर आधारित कहने का मतलब ये देखिए पढ़ने से ही मालूम चल जाएगा, ये वर्गमूल बता रहे हैं। ठीक है, तो जैसे 324 वस्तुओं को उतनी ही पंक्तियों में, देखिए एकदम से आप दिमाग में भर लीजिए ऐसी बात है। वर्गमूल पर आधारित इबारती प्रश्न, जैसे कि कोई वस्तु है 324, कोई 324 आदमियों का समूह है, सेना है, आदमी है, वस्तु है, 324 वस्तु हैं। ठीक है, उसकी पंक्तियों में व्यवस्थित करना है, उनको पंक्तियों में व्यवस्थित करना है, उतनी पंक्तियों में व्यवस्थित करना है, किया जाता है जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं। मतलब कि एक पंक्ति कह दिया गया है कि इनको पंक्तियों में बनाइए, लेकिन ध्यान दीजिए अगर एक पहली पंक्ति में 20 हैं तो 20 अगर एक पंक्ति में 20 वस्तु रखी जाती हैं तो 20 पंक्ति बनाइए। अगर एक पंक्ति में 10 वस्तु रखी जाती हैं तो 10 पंक्ति बनाइए। 12 रखी जाती है तो 12 पंक्ति होनी चाहिए। तो कहने का मतलब एक पंक्ति में जितनी वस्तुएं हैं उतनी ही पंक्तियाँ बनानी हैं। जब जितनी और उतनी आ जाए कि उतनी पंक्ति व्यवस्थित कीजिए, जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं हैं उतनी पंक्ति बनाइए। तो पंक्तियों की कुल कितनी संख्या होगी, ठीक है, पंक्तियों की कुल कितनी संख्या होगी। तो हमें कोई वस्तु अगर दी गई है तो हम पंक्तियों की संख्या और पंक्ति में वस्तुओं की संख्या क्या होगी, बराबर बराबर, उतनी जितनी, जितनी वो उतनी, तो जितनी उतनी, अर्थात यहाँ पे बराबर शब्द आना लाजमी है। बराबर शब्द, जितनी उतनी अर्थात बराबर। ठीक है, जितनी राशि उसको दिया गया उतनी ही राशि तो उसको दिए है, तो कहने का मतलब बराबर बराबर दिए हैं, तो बराबर शब्द लाना आना यहाँ पे लाजमी है। तो इसलिए इससे कथन में बराबर शब्द आ गया कि मतलब कि पंक्तियों की संख्या और पंक्ति में वस्तुओं की संख्या बराबर है। क्या है, बराबर है। तो पंक्तियों की अगर पूछी गई है कुल संख्या या पंक्तियों में उपस्थित कुल वस्तुओं की संख्या पूछी जाए तो हम दोनों निकाल सकते हैं, क्योंकि जितनी पंक्ति हैं उतनी ही पंक्ति, एक पंक्ति में वस्तु भी रखी गई है। तो चाहे एक पंक्ति में रखी गई वस्तुओं की संख्या पूछ ले और चाहे पंक्तियों की कुल पंक्तियों की संख्या पूछ ले, तो जितनी पंक्तियां हैं उतनी ही एक पंक्ति में वस्तु है, और जितनी एक पंक्ति में वस्तु है उतनी ही पंक्तियां हैं। क्वेश्चन ऐसा है। तो हमें कुल संख्याओं का वर्गमूल लेना होगा और पंक्तियों की संख्या आ जाएगी या पंक्तियों में उपस्थित वस्तुओं की संख्या आ जाएगी। तो चलिए हम कुल वस्तुओं का वर्गमूल ले लेते हैं। तो जब हम 324 का वर्गमूल लेंगे तो इसका हम लाजा आवाज़ गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे
फिर 2 से काटेंगे, कट जाएगा, फिर 3 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे, फिर 3 से 4 बार काटेंगे तो करके पूरा बनाता है। इस तरह से अभाज्य संख्याएँ कुल आ जाती हैं 2 2 3 3 3 3। तो इसका हम वर्गमूल से बाहर लेंगे तो 2 बाहर आएगा, ठीक है, 2 में से 1 बाहर आएगा, 2 में से 1 बाहर आएगा। इस तरह से आ गया आपका कुल पंक्ति कितनी आएंगी, 3 त्रिक 9 2 18, 18 पंक्तियाँ आएंगी। ओके, तो कुल 18 पंक्तियाँ होंगी। एक पंक्ति में कितनी वस्तु होंगी, 18 ही होंगी, ठीक है। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 484, मतलब 484 नींबुओं को, ये भी एक वस्तु है, 484 इट इज वस्तु, 484 नींबुओं को वर्ग के रूप में रखा गया है। तो किसी एक ओर से कितने नींबू दिखाई पड़ेंगे। अब एक ओर से बात करें तो जितनी पंक्ति बनाओगे उतने ही तो आएंगे, दिखाई देंगे। अब वर्गाकार में रखे हो तो सिंपल सी बात है कि कुल वस्तुओं का हम क्या कर ले, वर्गमूल ले ले, जैसे ऊपर लिया गया है। तो वर्गमूल के रूप में रखा गया है तो ये तो और सरल है, वर्गमूल में रखा गया है। और सामने से देखेंगे तो वो कुल पंक्तियाँ ही दिखाई देंगी, साइड से देखेंगे तो भी कुल पंक्तियाँ दिखाई देंगी, या एक पंक्ति में कुल रखे नींबू दिखाई देंगे। तो बात वही है ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह, हम लोग इसमें किसी एक ओर से दिखाई पड़ने वाले नींबुओं की संख्या अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है। और जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 2 से काटेंगे 2 बार, और फिर उसके बाद 11 11 से 2 बार कट जाएगा। इस तरह से 2 × 2 × 11 × 11, तो 2 2 से 1 2 बाहर, 2 11 से 1 2 1 11 बाहर, 11 दूनी 22, 22 नींबू दिखाई देंगे या 22 पंक्तियों में रखे जाएंगे। ओके, दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ इबारती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विज्ञापन कंपनी किसी मोहल्ले के प्रत्येक मकान में उतने उत्पाद पेश करती है जितने उस मोहल्ले में मकान है, उतने जितने। दिस इज द न्यू वेरिएंट। जैसे हमारे यहाँ कोरोना का वेरिएंट बढ़ा तो एक तरह का वेरिएंट होता है, उसी प्रकार यहाँ पे हमारे जो इबारती क्वेश्चन है ये न्यू वेरिएंट के रूप में काम कर रहे हैं कि बार बार जितने उतने जितने उतने। देखिए फिर यहाँ से आया कि विज्ञापन कंपनी जो है मोहल्ले के प्रत्येक मकान में उतने उत्पाद पेश करती है जितने मोहल्ले में मकान है, फिर भी उसके पास 5 उत्पाद बच जाते हैं। यदि मोहल्ले में कुल 25 मकान हों तो उसके कुल उत्पाद कितने हैं, ठीक है। तो किसी मोहल्ले के प्रत्येक मकान में हर एक मकान में उतने उत्पाद दिए जाते हैं, उतने प्रोडक्ट दिए जाते हैं हर एक मकान में जितने उस मोहल्ले में मकान है। तो उस मोहल्ले में मकान है तो उस मोहल्ले में कितने 25 मकान हैं, तो इसका मतलब हर एक घर में 25-25 उत्पाद प्रोडक्ट दिए जाते हैं, कंपनी के उत्पाद या प्रोडक्ट दिए जाते हैं, क्योंकि मकान कितने हैं 25 हैं। और क्वेश्चन में कहा गया है कि हर एक मकान में उतने उत्पाद दिए जाते हैं जितने कि उस मोहल्ले में मकान है। तो मकान 25 हैं तो हम हर एक मकान में 25-25 उत्पाद देंगे। तो उतने जितने का क्वेश्चन है, तो सिंपल सी बात है कि अगर टोटल उत्पाद की बात करें, कंपनी में टोटल उत्पाद की बात करें तो 25-25 हम 625, तो कुल वस्तुएं आएंगी 625। एक मकान में 25 तो 25 मकान में 25 में 25 से गुणा कर देंगे 625 हो जाएंगे। एक मकान 25 वस्तुएं तो 25 मकान में 25 का गुणा कर देंगे तो 25 मकान में कुल प्रोडक्ट हो जाएंगे 25 625। अब उसमें 5 बच जाते हैं, तो 5 बच जाते हैं तो कंपनी द्वारा विज्ञापन के लिए कुल पेश उत्पाद, तो 5 जोड़ दीजिए आप 630 कुल होंगे 630। क्यों? क्योंकि जब हम इसमें 625 में 5 जोड़ देंगे तो हो जाएंगे कंपनी द्वारा कुल पेश उत्पाद 630। ओके, दिस इज द राइट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव इन नेक्स्ट टाइप। चलिए अब हम लोग टाइप नंबर 2 पे आते हैं, और यहाँ पे टाइप नंबर 2 है हमारी वर्गमूल एवं घनमूल दोनों पर प्रश्न। जैसे ये आपका ये वाला आपका वर्गमूल है, और ये यहाँ पे घनमूल है, फिर वर्गमूल है, और यहाँ पे आपका वर्गमूल है और ये घनमूल है, ठीक है। तो वर्गमूल घनमूल और ये वर्गमूल घनमूल, इस तरह की प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम कहलाती है वर्गमूल। इस तरह की प्रॉब्लम कहलाती है वर्गमूल और घनमूल दोनों पर आधारित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे हम पहले बार देखते हैं वर्गमूल 14। तो दिस इज वेरी सिंपल। 14 का वर्ग क्या होता है, √14 को हम लिख सकते हैं 4, चूँकि √14 4 होता है, ठीक है। तो 4 लिख लिए। अब उसके बाद ऊपर से फिर एक वर्गमूल है, तो वर्गमूल मतलब √4 को हम लिख सकते हैं 2, बिकॉज √4 होता है आपका 2। तो दिस इज सिंपल, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
घनमूल मतलब क्यूब रूट ऑफ दिस एंड वर्गमूल ऑफ दिस इज 0.0000064. दिस इज ना योर प्रॉब्लम. तो अब हम यहाँ पे अंदर मतलब हम लोग इसको अंदर से शुरू करते हैं. इंपॉर्टेंट ये है कि जब कोई सीक्वेंस या सीरीज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमें क्वेश्चन स्टार्टिंग से करना है या एंडिंग से करना है. तो ये हमें एंडिंग से करना है, मतलब लास्ट प्रोसीजर से अपनाना है, यहाँ पे पीछे से. तो सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे. सबसे पहले ये देखिए घनमूल, फिर वर्गमूल और ये 0.64. तो हम लोग सबसे बाद में 64 लिखे बिकॉज दिस इज एंडिंग पॉइंट. तो एंडिंग पॉइंट हमारा 64. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 64 को अलग कर लेंगे. अंडर 64 बाहर हो गया. और जब हम कोई चीज़ बाहर करते हैं, बाहर करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसको सिंपल में क्या लिख सकते हैं, 0.0000001. यहाँ पे 01. ठीक है, ये देखिए हम लिख दिए 0.0000001. ठीक है, 0.00001. ये लिखने के बाद अंडर रूट 64 को हम बाहर से सोच सकते हैं, मतलब ये 8 है. ठीक है, बाहर 8 है. इसको हम दशमलव को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 2 4 2 6 6 में से आधे ही दशमलव निकल पाते हैं, अर्थात 3. तो 8 के बाद हम 3 अंक के बाद 8 के लेफ्ट में जाकर 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे. ठीक है, क्योंकि अंदर से यहाँ पे इसको भी सॉल्व करेंगे. अंडर रूट 0.0001 इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बाहर अंडर रूट मतलब 0.3 बाहर आएंगे. तो यहाँ भी आपको 8 बाहर कर लेंगे. 8 का घर निकालोगे 2 आएगा. ठीक है, और 3 अंक के बाद दशमलव मतलब 1 अंक के बाद दशमलव. तो यहाँ पे 2 का 1 अंक के बाद दशमलव 0.2. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पे आता है वर्गमूल, उसके बाद फिर घनमूल. पहले घनमूल था यहाँ पे, फिर वर्गमूल, अब यहाँ पे वर्गमूल है, फिर घनमूल है. ठीक है, तो घनमूल का यहाँ पे करोगे 156. ये कितना है, मतलब घनमूल का अगर अंक निकालना है तो 1/3 किसका कितने अंक हैं दशमलव के, 3 3 6. तो 6 का 1/3 भाग 2 आएगा, दशमलव के 2 अंक मिलेंगे. ठीक है, 50% हो गया. अब ये आ गया अंडर रूट मतलब घनमूल किसका, 1 5 6 2 5. तो ये किसका घनमूल होता है, 25 का. तो 25 के बाद 2 अंक के बाद लेफ्ट में 2 दशमलव बनाने हैं 25 के साइड में. तो 5 2 0.0 ये आ गया, सॉल्व हो गया. ठीक है, तो 0.25 ये होगा इसका सॉल्व. और इसका अगर हम लोग वर्गमूल लेते हैं तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, दशमलव को आप हल को 2 अंक बाद दशमलव मतलब दशमलव अंक अंदर कितना है 2, तो बाहर कितना आएगा 2 का 1/2 कितना है 1. तो अंदर दशमलव अंक 2 है और वर्गमूल है तो 2 का 1/2 अर्थात दशमलव अंक 1 आएगा. तो अब अंडर रूट 25 पे ये 5 बार आएगा. तो 5 के बाद दशमलव 1 लगा दीजिए. दिस इज द आंसर. ओके गाइस, वी विल मूव इन नेक्स्ट टाइप नंबर 3. यस, आंशिक भाजक की बात करें तो आप यहाँ पे देखिए. चलिए, ये आंशिक भाजक है. ठीक है, इसी में तो अगर पूर्ण भाजक है तो आंशिक भाजक इसके अभाज्य गुणनखंड देख लीजिए. 2 3 7 मतलब 2 3 6 और 6 7 समझ गए ना ये. तो ये पूर्ण भाजक है और ये आंशिक भाजक है. ये आंशिक तरीके से देखोगे तो ये भाजक कहलाएगा और भाजक के तरीके से देखोगे तो ये भाजक तो है ही. और आंशिक भाजक के तरीके से देखोगे इसी 42 को तो आपको दूरदर्शी दृश्य टेलीस्कोप से ये दिखाई देगा 2 3 7. आंशिक मान को देखने के लिए, चाहे वो आंशिक भाजक हो, चाहे वो आंशिक भाज्य हो, चाहे वो आंशिक भागफल हो, चाहे वो आंशिक शेषफल हो, आंशिक मान को देखने के लिए हमें दूरदर्शी यंत्र का प्रयोग करके देखा जाएगा. जैसे कि अगर हम इस भाजक में दूरदर्शी यंत्र लगाते हैं तो तब जाके हमें इस भाजक में ये आंशिक भाजक मिल जाएगा 2 3 7. और ये भी तो 42 है ना, 2 3 6 6 7 42 642. ठीक, तो दूरदर्शी से देखने पर पता चलता है आंशिक भाजक. अब ये भाज्य है, इसमें हम आंशिक भाज्य अगर देखें तो आंशिक भाज्य क्या होगा, इसमें भी दूरदर्शी लगाइए. और दूरदर्शी लगाएंगे तो इसमें जब हम इससे भाग देंगे तो जो शेष फल इसमें छट के आ जाता है, इसमें छट के क्या आता है शेष फल. इसको ये तो सब खा पी डालेगा ना, जिससे भाजित हो जाएगा. जो शेष फल बचेगा उसको खा नहीं पाता है कौन, ये 42. तो वही होता है हमारा जो बचता है बाद में निष्कर्ष के रूप में, और वो मिलेगा किससे, दूरदर्शी यंत्र से. तो कितना मिला, जैसे इसमें मिलेगा 23. तो ये हमारा जो 23 है वो क्या होगा, भाज्य कैसा, आंशिक. अब आंशिक भागफल की बात करें तो चलिए भाई, आंशिक भागफल पूर्ण भागफल ये तो खुला है, टेंशन नहीं लेंगे. यहाँ पे आते हैं भागफल महाफल होता है. यहाँ पे आते हैं शेषफल में आंशिक, इसमें दूरदर्शी नहीं लगाएंगे, कुछ श्रद्धा मान करके भी विश्वास रखना चाहिए. आंशिक होता है श्रद्धा भाव है, वहाँ पे हम टेलीस्कोप जैसे कि हम लोग कहते हैं कि धर्म के बारे में बात नहीं करते हैं तो वही चीज़ यहाँ पे इसके बारे में बात नहीं करेंगे. अब यहाँ पे हम दूरदर्शी लगा दें तो ये यहाँ पे भी हम दूरदर्शी नहीं लगाएंगे. ठीक है, या यूँ कहें कि ये पूर्ण मान, यूँ कहें कि जब ये पूर्ण मान निकला है पूर्ण वालों से तो आंशिक शेष मान भी निकलेगा आंशिक वालों से, आंशिक भाज्य और आंशिक भाजक से. यस ऑफ कोर्स, आंशिक शेषफल आंशिक भाज्य और भाजक से मिल जाएगा. तो आंशिक भाज्य क्या है 2 3 7, आंशिक भाजक 2 3 7 और आंशिक भाज्य है 23. तो आंशिक शेषफल मिल जाएगा.
तो आंशिक शेषफल किससे मिलेगा? आंशिक भाज्य, आंशिक भाजक आंशिक भाज्य से मिल जाएगा। क्या? आंशिक शेषफल। तो आंशिक शेषफल अगर प्राप्त करना है तो आंशिक भाजक और आंशिक भाज्य है तो आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। क्यों? अरे भैया जब आपको पूर्ण शेष मान मिला है पूर्ण भाजक और पूर्ण भाज्य से, तो आंशिक शेष मान भी तो मिल जाएगा आंशिक भाजक और आंशिक भाज्य से। ओके, ये हम पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं। कोई संख्या है 42 27 47 27 4727, कोई संख्या है जिसको 42 से 42 से हम लोग भाग देंगे। ठीक है, प्रथम विधि कि हम भाजक हमारा पूर्ण भाजक विधि से पूर्ण भाजक पूर्ण भाज्य, ठीक है, पूर्ण भाजक पूर्ण भाज्य, ये क्या होगा? जब हम इस संख्या को इससे भाग देंगे तो ये हो जाएगा भाजक, पूर्ण भाजक पूर्ण भाजक पूर्ण भाज्य में जब हम भाग देंगे तो ये भागफल मिलेगा और उसके बाद ये शेषफल मिल जाएगा। ठीक है, 42 एकन्नम 42, घटाओगे 52 आएगा, 42 एकन्नम 42, फिर घटाओगे 107 आएगा, 42 दूनी 100, 42 दूनी 84, तो यहाँ से 23 आपका रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, 23। तो इस तरह से हमने क्या किया कि पूर्ण भाजक और पूर्ण भाज्य से 23 प्राप्त किया, प्रथम विधि पूर्ण शेष मान प्राप्त करने की प्रथम विधि। और ये द्वितीय विधि है पूर्ण शेष मान प्राप्त करने की, ये 23। द्वितीय विधि यहाँ पे हमें सीखनी है। जैसे कि यहाँ पे जो भाजक आपका 42 रहा, इस भाजक को हम 237 मानेंगे जब दूरदर्शी से देखेंगे। 237 भाजक है आपके पास। तो इसी क्रम में जब 3 आपके पास भाजक से आंशिक भाजक 3 मिलेंगे तो 3 ही शेषफल मिलेंगे, शेष मान भी मिलेंगे। ठीक है, 3 ही शेष मान मिलेंगे, ये पक्की बात है। अगर अभाज्य संख्या यहाँ पे 3 2 3 5 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, ठीक है, 11 भी हो सकती है। इस तरह से 5 हो गई तो शेष मान भी हमारे कितने होंगे? 5 होंगे। फिलहाल यहाँ पे द्वितीय विधि देखते हैं। तो द्वितीय विधि में आपका जो 42 का जो भाजक है, इसके आंशिक भाजक की बात करें तो 2 3 और 7, यही 3 संख्याएँ अभाज्य संख्याएँ मिल रही हैं 42 में। और इससे हम जब भाग करा कि इससे भाग देने पर, हाँ सेकंड विधि पे आ रहे हैं, तो जब हमें ये 2 3 7 हैं तो हम पहले 2 से भाग देंगे तो शेषफल यहाँ पे देखेंगे कि कट जाएगा, 2 3 6, 1 बचा। और जब 3 से भाग देंगे तो 3 से भाग देने के बाद 3 7 21 2, तो 3 6 3 3 8 24, यहाँ पे 2 बचा 23, 3 7 21 2 फिर बचा यहाँ पे शेषफल 2। और जब 7 से हम यहाँ 7 1 7 7 1 7 7 2 14 3 17 3 आ गया। ठीक है, तो अगर 3 यहाँ पे आपका आंशिक भाजक हैं, 3 आंशिक भाजक हैं तो 3 शेष मान होंगे। और जब आपको 3 भाजक और 3 शेष मान मिल गए, आंशिक भाजक और 3 शेष मान, तो आपका सूत्र आता है यहाँ पे। ठीक है, पूर्ण शेष मान ये यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका भाज्य। तो आंशिक भाज्य क्या होगा? आंशिक भाज्य वही होता है जो भाज्य में हमारा रिमाइंडर बच जाता है। तो रिमाइंडर कितना? 23। तो चाहे इसको डायरेक्ट ऐसे कर दो, अगर रिमाइंडर नहीं मानो, अगर रिमाइंडर के आपको तनिक भी भाव शुद्ध बुद्ध लगे तो यहाँ पे तुरंत रिमाइंडर से ही आप 2 3 7 कर लीजिए। यहाँ पे तो भाज्य पूर्ण भाज्य से 2 3 7 किया गया है। अगर आपको रिमाइंडर की पता चल जाए 47 27 के रिमाइंडर की, तो आप इसके रिमाइंडर की बात कर लो और रिमाइंडर से ही 2 3 7 कर लीजिए, तो उससे भी आप शेष मान यही प्राप्त करोगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 2 एकन्नम 2 और 2 एकन्नम 2 1 बचा, और यहाँ पे 3 ओके। अगर शुद्ध बुद्ध आपको लग जाए कि यहाँ पे भाज्य का रिमाइंडर 23 है तो आप इसको अपनाइएगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं, इसको अपनाइएगा ही नहीं। ठीक है, अगर शुद्ध बुद्ध लग जाए तो आप लगाइएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट आपके आंशिक भाजक दिए हैं, आंशिक भाजक के लिए आंशिक शेषफल प्राप्त हो जाएगा, नो डाउट। और भाज्य चाहे आपका भाज्य पूर्ण भाज्य हो चाहे आंशिक भाज्य हो, ठीक है, पूर्ण भाज्य से ही आप तुरंत निकाल सकते हो। तो अगर आंशिक भाज्य पर पता चल जाए तो यहाँ पे 2 एकन्नम 2 1 आया, और यहाँ पे 3 3 9, तो 3 9 तो सलट गए, बचे कितने 2, वहाँ पे शेषफल 2 आया। ठीक है, अब 7 से जब करोगे तो यहाँ पे 7 से जा ही नहीं रहा, तो शेषफल पूरा 3 के 3 ही रहेगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर भी आपको शेषफल मिल गया। और 1 2 3 किसके सापेक्ष? 2 3 7 के सापेक्ष। तो 2 3 7 आपका ये भाजक है और ये शेष आंशिक शेषफल। तो आंशिक शेषफल से हम पूर्ण शेषफल निकालेंगे, पूर्ण शेष मान, आंशिक शेष मान से पूर्ण शेष मान निकालेंगे। तो आंशिक शेष मान क्या है? 1 2 3, तो 1, ठीक है, 2 और ये 3 शुरू वाले शेष मान, और बाद में फिर भाजक होता है, भाजक। तो ये शेष मान से ये वाला भाजक। ठीक है, पहले शेष मान से 0 भाजक, दूसरे शेष मान से पहला भाजक, तीसरे शेष मान से 3 2 दूसरा भाजक, 3 2 1 पहला भाजक, ये पूरा करना है, 3 3 3 3 3 2। ठीक है, दूसरे शेष मान से दूसरा और तीसरे शेष मान से दूसरा और पहला, तीसरे से दूसरा पहला, दूसरे से पहला से, तो ये देखिए दूसरे से पहला से गुणा में जाएगा, और तीसरे शेष मान में दूसरा तीसरा,
से दूसरा पहला ये जाएंगे सूत्र के अनुसार। जैसे कि प्रथम शेषफल है, प्रथम शेषफल के साथ कोई नहीं जाएगा, द्वितीय शेषफल के साथ कौन जाएगा, द्वितीय शेषफल के साथ प्रथम भाजक जाएगा। ये प्रथम, ये आए प्रथम भाजक आ गया, ये आ गया, ठीक है। और अब तृतीय शेष मान, तृतीय शेष मान के साथ कौन जाएगा सूत्र में देखिए, द्वितीय भाजक और प्रथम भाजक। तो तृतीय द्वितीय प्रथम, तो तृतीय क्या शेष, तो तृतीय शेष को बैठा दीजिए, ये बैठ गया तृतीय शेष, ये ठीक है। और प्रथम तृतीय के बाद, तृतीय के बाद तृतीय शेषफल, द्वितीय भाजक और प्रथम भाजक, ये द्वितीय भाजक और प्रथम भाजक सूत्र से, ठीक है। तो इस तरह से अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 और ये 2 दूना 4 और 3 त्रिक 9 दूना 18, तो 9 18 4 22 1 23, 23 आ गया आपका पूर्ण शेष मान। तो ये पूर्ण शेष मान आपका द्वितीय विधि, यहाँ पे हमने पहले ही अलग कर दिया था प्रथम विधि और द्वितीय विधि, ठीक है। तो आपको प्रथम विधि से तो आपको डायरेक्ट यही पुराने ढाले से आपको इसका भाग दोगे, और ये भाग से इतना बचना है ये भागफल से, तो आप द्वितीय विधि को अपनाइए। 237 को तुरंत आप यहाँ पे करिए, शेष मान निकल आएगा, शेष मान से आपका पूर्ण शेष मान, ठीक है। आंशिक भाजक से आंशिक शेषफल निकल आएगा। अब आंशिक भाजक आंशिक शेषफल है तो पूर्ण शेष मान गच्छते आ जाएगा, जो आपको 23 यहाँ पे इतना करने के बाद आता है, यहाँ तुरंत आ जाएगा 23, ठीक है। तो अभी आपने ऊपर देखा, ध्यान दें महत्वपूर्ण बिंदु, अभी ऊपर देखा भाज्य क्या था 47 27, ठीक है। आंशिक भाज्य इसमें हमने देखा था 23, आंशिक भाज्य को ही पूर्ण शेष मान कहते हैं, जो 23 आया था आंशिक भाज्य 23। आंशिक भाजक किसको कहते हैं, तो दो दृष्टि से देखा गया 42 को, तो 2 3 7 आंशिक भाजक, ठीक है। और आंशिक शेषफल क्या होते हैं, तो जब आंशिक भाजक और आंशिक भाज्य या पूर्ण भाज्य मालूम है तो आंशिक शेषफल भी निकल आते हैं गच्छते 1 2 3। लेट अस मूव इन नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जैसे कि यहाँ पे 34 35 678 में क्रमशः 5 3 7 से भाग दिया जाए। आंशिक भाजक है तो आंशिक भाजक से पूर्ण भाज्य में आंशिक भाज्य में भाग दिया जाए तो पूर्ण शेष मान, बहुत सरल है। तो आंशिक भाजक आपके पास है, आंशिक भाजक है तो आप भाज्य में क्या करें, जल्दी करो भाई, 5 से 3 से 7 से जो भी क्रम है 1 2 3, इसी तरह यहाँ पे अरे कोई भी क्रम है आगे सिद्ध हो जाएगा कि भाजक को पलटने से कोई दिक्कत नहीं होती है, चाहे 3 ऊपर करो चाहे 5 नीचे करो, ठीक है। तो आंशिक भाजक से आंशिक शेषफल निकल आएगा, जैसे ऊपर वाले में ये निकल आया आपका। और जब आंशिक भाजक और आंशिक शेषफल निकल आएंगे तो पूर्ण शेषफल आपको निकल आएगा। तो आपका कैसे करते हैं, सबसे पहले सूत्र लिखते हैं 3, फिर 3 के साथ ये प्रथम शेषफल है तो 0, कुछ नहीं इधर से। अगर द्वितीय शेषफल के साथ हमारा प्रथम भाजक गुणा में जाता है, ठीक है। तृतीय शेषफल में द्वितीय और प्रथम ये दोनों भाजक गुणा में जाते हैं, ठीक है। ये 5 के साथ 3 और 5 3 5 ये दोनों गुणा में जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये तो 0 हो गया और ये 3 बचा, ये 5 बचा 25 3 75, अंतिम 15 75, तो 78 यहाँ से आ गया पूर्ण शेष मान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या में 9 11 13 से भाग देने पर शेषफल 9 11 13 से भाग देने पर शेषफल 10 0 12 प्राप्त होता है। यदि भागफल का क्रम उलट दिया जाए, शेषफल तो भाई इतना प्राप्त होता है, मतलब क्या कि आपको यहाँ पे भाग देने पर, मतलब इसे ये भाजक है आपका, भाजक दिया है, आंशिक भाजक दिया है, आंशिक शेषफल भी दिया है। तो आंशिक भाजक और आंशिक शेषफल दिया है तो हमारा आंशिक शेषफल से क्या निकल आता है, पूर्ण शेषफल निकल आएगा। तो जो कोई संख्या है उसका शेषफल कितना है वो निकल आएगा तुरंत। तो ये दोनों काम करो, जल्दी सूत्र लगाओ भाई। तो इससे हम निकाल लेंगे, ये देखिए 9 11 13 ये वाला यहाँ पे, और 10 0 12 यहाँ पे आ गए शेष मान, ठीक है। दिए तो हमने वैसे लिख लिया। तो शेष मान पहला सूत्र में जोड़िए भाई, शेष मान पहला लिखिए, पहला के साथ कोई भी भाजक नहीं जाएगा, दूसरे शेष मान के साथ पहला भाजक जाएगा 9 जाएगा, ठीक है। तीसरे शेष मान के साथ आंशिक शेष मान के साथ दूसरा और पहला भाजक जाएगा, 9 और 11 ये जाएंगे, ठीक है। 9 11 बस ये सूत्र बन गया। अब ये पूर्ण शेष मान कितना आया, 10 आएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 12 9 108 और 11 गुणा करोगे तो 1188, 10 जोड़ दोगे तो 1198। तो ये आ गया आपका पूर्ण शेष मान। कौन उक्त संख्या, कोई संख्या थी, आप कह रहा है कोई संख्या थी। अब उसके संख्या का हमें क्या मिल गया, उसका पूर्ण शेष मान मिल गया, शेष मान मिल गया। तो पूर्ण शेष मान ही हमारा क्या होता है, अभी हमने बताया था कि पूर्ण शेष मान ही भाज्य। अब हमारे पास क्या है, संख्या का कोई संख्या मिली, क्या संख्या नहीं मिली, ये पूर्ण शेष मान, संख्या का शेष मान मिला है। तो कोई संख्या नहीं मिली अर्थात भाज्य नहीं मिला। भाज्य का अगर हमें कोई संख्या का शेष मान मिला है अर्थात भाज्य तो मिला नहीं, तो भाज्य का जब शेष मान मिल गया तो वो शेष मान ही आंशिक भाज्य कहलाता है। भाज्य नहीं मिला, भाज्य मिला नहीं, भाज्य संख्या जो संख्या थी भाज्य थी, भाज्य कहलाती है ना जो संख्या होती है, तो भाज्य तो मिला नहीं, तो हमें आंशिक भाज्य मिल गया। कहने का मतलब
अगर हमें शेषफल मिल गया उस संख्या का तो हमें आंशिक भाज्य मिल गया, और जब आंशिक भाज्य मिल गया तो अगर हमारे पास आंशिक भाजक है तो हम आंशिक शेषफल निकालेंगे। तो ये अब आपका आ गया ये शेष मान। शेष मान क्या कहलाएगा, भाज्य तो है नहीं है तो क्या कह सकते हैं, आंशिक भाजक कह सकते हैं, भाज्य कह सकते हैं। भाज्य तो है नहीं तो आंशिक भाज्य कह देंगे क्योंकि ये शेष मान है। और शेष मान को देखो हमने कहा था ऊपर, पूर्ण शेष मान को आंशिक भाज्य कह सकते हैं, पूर्ण शेष मान को आंशिक भाज्य कह सकते हैं। तो वही यहाँ पे हमने ये पूर्ण शेष मान है किसी संख्या का तो इसको हम आंशिक भाज्य कह सकते हैं। और नियम कहता है कि जब हमें आंशिक भाज्य मिल जाए और आंशिक भाजक है तो हम आंशिक शेषफल निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया कि यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए, ये जो भाग देने वाली संख्या है 9, 11, 13, इसको उलट दिया जाए, 13, 11, 9 कर दिया जाए, इससे जो भाग दे रहे हैं अर्थात भाजक को उलट दिया जाए। तो भाजक हमारे पास है 13, 11, 9 और हमारे पास आंशिक भाज्य भी है, आंशिक भाज्य मान भी है, आंशिक भाज्य भी है 1198। तो अब इससे हमें आंशिक शेषफल मिल जाएगा। तो कहा गया वो पूर्ण संख्या, पूर्ण शेष मान बताइए। तो पूर्ण शेष मान फिर से हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो पूर्ण शेष मान पूछा गया है, बदलने के बाद पूछा गया है। अगर हमें इसका भाजक बदल देते हैं, भाजक वाली को आंशिक भाजक को बदल दें, 9, 11, 13 को 13, 11, 9 कर दें, उसी संख्या में फिर से अगर हम करें तो क्या पूर्ण मान बदल जाएगा उस संख्या का, मतलब वही जो भाज्य अभी हम बोले उसका आंशिक भाज्य मिल गया है तो क्या उसका आंशिक भाज्य फिर से पहुँच रहा है, आंशिक भाज्य ही तो शेषफल होगा। तो चलिए भाई इसका हम आंशिक भाज्य की पता करेंगे। तो चलो 2, 4, 8, तो पहले हम 2 रखेंगे सूत्र में और 2 के साथ कोई नहीं जाएगा, फिर 4 के साथ दूसरा शेषफल है तो पहले वाला भाज्य जाएगा 13, और ये तीसरा शेषफल है तो तीसरे के साथ 2 भाज्य जाएंगे 11 और 13, ठीक है 11, 13। अब इस तरह से हम 13, 4, 52, 52, 54 और यहाँ पे आ जाएगा 11, इन सब तीनों का गुणा करेंगे तो 144 आ जाएगा, और 144 में 54 जोड़ेंगे तो 198 और सॉरी 1198। तो 1198 तो पूर्ण शेष मान तो वही निकला ना, मतलब निकला क्या पूर्ण शेष मान, मतलब कि भाजक क्वेश्चन में कहाँ किया गया, यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए। अरे यार भाग देने का क्रम उलट दिया जाए, कहने को तो भाजक का क्रम उलट दिया जाए तो क्या पूर्ण शेष मान में कोई अंतर पड़ा नहीं। तो आप कैसे भी चाहे 9, 11, 13 से भाग दे दो, ठीक है, और चाहे 13, 11, 9 से दे दो, पूर्ण शेष मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ओके डियर, लेट अस मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संख्या में 5, 7, 11 से भाग देने पर शेषफल 3, 1, 10 प्राप्त होता है, ठीक है। तो इससे भाग देने पर था भाजक आपका दिया हुआ है, आंशिक भाजक, आंशिक शेषफल, तो पूर्ण शेषफल निकल आएगा। तो एक सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, तो वहाँ पर उस सूत्र में आपका शेषफल निकल आया कि नहीं, इन दोनों को देने से शेषफल निकल आया, ठीक है। तो चलिए शेषफल निकाल लेते हैं, और भागफल तो दिया ही है तो सूत्र में आपको शेषफल निकल आएगा सूत्र से, और भागफल आपको 144 दिया ही है 144, और ये सूत्र से निकल आएगा। ये भाजक कहाँ से आएगा, तो भाजक ये है ना, ये 5, 7, 11, ये तो अभाज्य गुणनखंड है, इसको दूरदर्शी से देखा गया है। इसका वास्तविक रूप अगर देखा तो 5 × 7 × 11, 5 × 7 × 11, ठीक है, यही है भाजक। ये भी मान मालूम है तो हमें 5 × 7 × 11 भी मालूम है, और भागफल भी मालूम है 114, शेषफल नहीं मालूम है तो शेषफल हम निकाल लेंगे सूत्र के माध्यम से। तो पूर्ण शेष मान आ जाएगा क्या, पहले वाला 3, 3 के साथ कोई नहीं जाएगा, 1, 1 के साथ पहले वाला जाएगा, और 2, 2 के साथ उस तीसरा जो है शेषफल 3 के साथ 2 भाजक जाएंगे, 5 × 7। ये इस तरह से यहाँ पे 3, 5, 5, 3, 8 और जैसा 70, 7, 35, 350 और 8, 358। तो ये आपका आ गया शेष फल। तो यहाँ पे डालेंगे 358, तो इसको गुणा करने के बाद 358 जोड़ेंगे तो संख्या हमारी आ जाएगी जो भाज्य है, वास्तविक संख्या, ठीक है। तो ये हमारी भाज्य है, और आंशिक भाज्य भी निकालना चाहें तो निकल आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि हम बताते हैं कि हमारे हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए, किसी संख्या में 8, 9, 10 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3, 4, 5 प्राप्त होते हैं। किसी संख्या में 8, 9, 10 से भाग देंगे, शेष 3, 4, 5 प्राप्त होता है, ठीक है। तो आप भाग देंगे मतलब भाजक है, आंशिक भाजक है, और प्राप्त होता है मतलब आंशिक शेषफल है। तो इससे हम क्या पूर्ण शेषफल निकालेंगे, अपूर्ण शेष मान निकाल लिए। अपूर्ण शेष मान ही आपका हम कह चुके हैं कि आंशिक भाजक भाज्य होता है, पूर्ण शेष मान आंशिक भाज्य होता है। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं, ये 395। उसी संख्या में जब बोले तो सिंपल सी बात है कि ये उसी संख्या आंशिक भाज्य होगा। अब आंशिक भाज्य में आंशिक भाजक से भाग दिया जाए, 3, 5, 6, 8 से भाग देंगे, 3, 5, 6, 8 से भाग देंगे किसमें, आंशिक। तो
ये यहाँ पे बिग कॉन्सेप्ट, ये डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। जी यहाँ पे आपने भाग दिया 395 किससे, 3 5 6 8, 3 5 6 8 से भाग देंगे तो 3 से भाग दोगे 3 का नाम 3, 3 त्रिका 9, 3 का नाम 3, बचा कितना 2, यहाँ पे आ गया 5 5 दूनी 10, 3 5 छक्का 30, तो 1 बचा, 6 6 चौको 24, 2 बचा, 8 मतलब पूरा 4 ही बचा। ठीक है, अच्छा जैसे पीछे वाला क्वेश्चन है पूरा 4 ही आ गया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि आपके ये आंशिक भाजक और ये आंशिक शेष मान, तो यहाँ पे पूर्ण शेष मान की अगर चर्चा करें, सॉरी यहाँ पूछा क्या गया था, कितना शेष मान प्राप्त होगा, आंशिक शेष मान कितना मिलेगा। ठीक है, कितना कितना शेष प्राप्त होगा इससे भाग देने पर। अब ये इससे क्या मतलब कि आंशिक भाजक से आंशिक कितना शेष कितना शेष मिलेगा, अर्थात आंशिक ही तो होगा भाई, जब आंशिक से आंशिक भाजक है तो आंशिक शेष प्राप्त होगा। अगर पूर्ण भाजक होता तो पूर्ण शेष मान प्राप्त होता, आंशिक भाजक है तो आंशिक शेष मान प्राप्त होगा, कहने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कहाँ शेष प्राप्त होगा, कहने की आंशिक शेष कितना कितना के प्राप्त होगा, कितना कितना, तो 3 से 5 से 6 से 8 से 4 हैं तो 4 होने चाहिए शेष मान। तो यहाँ पे 2 1 2 4, 2 1 2 4 ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगर इसका लंबा प्रोसेस करते तो लंबा प्रोसेस में यहाँ पे जैसे यहाँ तक तो हम लोग तुरंत कर ही लेंगे, यहाँ पे ये 395 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आंशिक भाज्य। अब आंशिक भाज्य तो पूर्ण भाज्य की अगर बात करें, जो वास्तविक संख्या जो उक्त संख्या होती है, मान लो पूर्ण भाज्य ही तो है, भाज्य संख्या ही तो है, वास्तविक संख्या अर्थात भाज्य संख्या, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जनशेष पर, तो भाज्य ही तो है। तो पूर्ण भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जनशेष पर, तो भाजक कितना है 8 9 11, देखो ना यहाँ पे 8 9 11 इस संख्या के लिए। तो अब अंतिम भागफल हमें दिया नहीं तो मान लेते एक्स, शेष पर कितना 395। तो इस तरह से पूरी संख्या हो गई भाज्य संख्या। अब ये जो भाज्य संख्या है उसने कहा ना उसी संख्या को, मतलब ये पूरी संख्या को हम किससे भाग देते 3 5 6 8 से। जब हम यहाँ 3 5 6 8 से भाग देना शुरू किए, किस में, इस संख्या में, ये पूरी संख्या है तो हमने पूरी संख्या को यहाँ पे लिख लिया शुरू से लगा के 8 9 10 x प्लस 395, 8 9 10 x प्लस 395 पूरी संख्या को लिख लिए। और जब हम 3 5 6 8 से, मतलब ये नहीं 3 5 6 8 नया डाटा दिया गया था, इससे हम भाग देना प्रारंभ किए तो बोले कितना शेष बचेगा भाई, तो हमने 3 से जब भाग दिया तो ये तो पूरी संख्या कट जाएगी, 3 त्रिका 9 पूरा कट गया, यहाँ बचा 3 त्रिका 9 और 3 3 2। ठीक है, 5 से बात करें तो 5 से ये भी कट गया, 5 दूनी 10 पूरी संख्या कट गई। यहाँ पे बात करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 छक्का 5 दूनी 10 और 5 चौको 5 छक्का 30, तो शेष पर 1 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे फिर इसके बाद 6 से करेंगे तो 6 से तो पूरा कट सकता है, 6 त्रिक 18, 8 त्रिक 24 है तो 6 चौको 24 कट गया ना, तो ये कट गया। तो यहाँ पे बात करें तो 6 चौको 24 बचे कितने 2। यहाँ 8 की बात करें तो इसमें 8 है क्या, कहीं 8 जब कट जाएगा, हाँ यहाँ पे 8 त्रिक 24, तो 4 4 दूनी 8, 8 ही तो बचा, तो 8 से पूरा क्रम खत्म हो गया, बचा कितने 4, और जब 4 उतार लेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे भी शेष मान 2 1 2 4, जो यहाँ पे आ रहा था 2 1 2 4 वही यहाँ पे आ रहा है 2 1 2 4। तो चाहे तो आप पूर्ण भाज्य संख्या को निकाल लें और या फिर पूर्ण भाज्य संख्या के चक्कर में ना पड़ो, पूर्ण शेष मान दिया है तो यही आपका आंशिक भाज्य होता है, आंशिक भाज्य होता है। ये मान करके आप 3 5 6 8 से आंशिक भाजक से आंशिक भाज्य में जब आप भाग देंगे तो आंशिक शेषफल मिल जाएंगे, और यही पूछा था आंशिक शेषफल कितना कितना। ठीक, तो ये आपका आंसर है दोस्तों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप नंबर 4, और इसमें इंपॉर्टेंट थिंग्स इज 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पे फार्मूले हैं। ठीक है, 1 2 3 4 नाउ फर्स्ट चीज़ है यहाँ पे, और कॉमन जो है चारों सूत्रों में जो कॉमन है वो है इनके गुणनखंड, मतलब a माइनस बी a प्लस बी प्लस सी, इधर a प्लस बी, फिर a स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो these are two factor on overall are the same, each equations having two factor, either a square minus b square having two factor, a cube minus b cube having two factor, a cube plus b cube having two factor, a cube plus b cube plus c cube minus 3abc having two factor. ओके, और 5वीं यहाँ पे एक समीकरण और निकल आते हैं यहाँ पे, कब, जब हम लोग माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो पता चलता है कि जब हम देख लेते हैं a b c और 3abc इन दिस, इसमें तो देखते हैं तो a b c का तीनों का अगर हम तीनों वैल्यू का ऐड करते हैं और वो रिजल्ट 0 आ जाता है, a b c इक्वल टू 0, तो
इन दोनों के बीच मतभेद हो जाता है, फूट पड़ जाती है, और फूट पड़ने पर ये अलग अलग हो जाते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये छोटा सा क्षेत्रफल हो जाता है पाकिस्तान, और ये फिर आपका हिंदुस्तान, ठीक है, अलग हो जाते हैं। फिलहाल अभी एक में अखंड भारत है पूरा, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक चौथा समीकरण। ये फूट कब पड़ जाती हैं, जब ये तीनों का माइक्रोसूक्ष्मदर्शी से वो इनका एनालिसिस किया जाता है, तो तीनों का जोड़ने पे अगर जीरो आता है तो पता चल जाता है कि अब हिंदुस्तान पाकिस्तान बनकर ही रहेगा। ओके, तो आइए इन्हीं सूत्रों से संबंधित इस टाइप में हम लोग पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन है, और साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि 64, ये 64 जो है किसी का स्क्वायर होता है, 16 किसी का स्क्वायर है, और 8 ये और 4, तो ऊपर अगर हम देखते हैं 8 64 4 चौक 16, मतलब ये स्क्वायर माइनस ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इट हैव्स टू फैक्टर्स, बिकॉज ऊपर वाले जो फार्मूले हैं ये सभी, ये भी 2 फैक्टर रखता है, ये भी 2 फैक्टर रखता है, ये भी 2 फैक्टर रखता है, और ये भी पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान ये भी 2 फैक्टर रखता है आगे चल के, ठीक है, ये 2 फैक्टर रख रहा है। तो यहाँ पे जैसे हमने इसको बोला कि ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है, तो इट हैविंग 2 फैक्टर, कौन कौन से, नाउ देयर वैल्यू इज 8, देयर वैल्यू इज 4, तो 8 माइनस 4, 8 प्लस 4, 8, ये तो ये हो जाएगा स्क्वायर स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं बाई फार्मूला, तो ये हो जाएगा बी एफ बाई फार्मूला, तो यहाँ पे हो गया, एक बार इसको जोड़ लेते हैं, एक बार घटा लेते हैं, 8 प्लस 4 और 8 माइनस 4, ओके, बाई फार्मूला, तो यहाँ पे 8 माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 8 प्लस 4 ये इतना बचेगा, और यहाँ से आपका 8 4 12 ऐड करोगे तो 0.12 आंसर। दिस इज यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकंड इक्वेशन यूज किया जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या होगा। सेकंड इक्वेशन के लिए प्रॉब्लम है 0.0256, ये भी किसी का स्क्वायर होता है 16 का, और ये 169 ये भी आपका स्क्वायर होता है 13 का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फर्दर इट हैविंग 2 फैक्टर्स, नाउ 16 और 13 प्लस में, 16 13 माइनस में, तो यहाँ पे माइनस कट जाएगा क्योंकि माइनस नीचे है, माइनस कट गया, प्लस वाला आपका बच जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये कट गया आपका, तो यहाँ पे 0.1613 ये प्लस वाला बचेगा, और इसको ऐड करोगे तो 16 और 13 कितना होगा 29, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8/27 माइनस 1/8 4/9 प्लस 1/3 1/4, तो this is a cube of 2 and this is the cube of 3, because 3 3 ja 9 9 3 ja 27 2 2 ja 4 4 2 ja 8, this is the, तो 2/3 का घन हो जाएगा ऊपर, और यहाँ पे भी 1/2 का घन हो जाएगा, इस तरह से 1/2 का घन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का यहाँ पे फार्मूला लग रहा है, और ऊपर हमारे पास है ना ए क्यूब माइनस बी क्यूब है 4 हमने बताए थे, इट्स हैविंग 2 फैक्टर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या होगा ए माइनस बी और ए प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, ऐसा होता है ए बी, ओके, 2 कैंसिल एंड 1/3 ये हो जाएगा ए माइनस बी, और फिर इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो 2 और 4 आएगा, फिर इसका स्क्वायर करेंगे फिर 1 और 4 आएगा, और फिर दोनों गुणा करके करेंगे ये कट जाएगा 1/3, तो इस तरह से आपको ये 2 फैक्टर हो गए, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के 2 फैक्टर, पहला फैक्टर लिख दिए करें, और उससे पहले से ही फिर आपको दोनों फैक्टर निकल आएंगे। अब नीचे जो दिया गया था ये पूरा फैक्टर वो वैसे ही लिखा रहेगा, ये पूरा फैक्टर आप वैसे ही लिखा रहने दो, और फिर फाइनली ये कट जाएगा, तो आपका सॉल्व जो करना है 3/2/3 और माइनस 1/2 इसको सॉल्व करना है, 3 दूनी 6 4 और 3 1/6 आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है ये आपका 0.008 0.027 0.01 0.018, इस तरह से आप देखेंगे। इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और भी प्रॉब्लम ऐसी दे देते हैं कंपटीशन में, जिसके लिए हमें 1 से 20 तक का 30 तक का वर्ग आना चाहिए, और 1 से 20 तक 30 तक आपको घन भी आना चाहिए सभी संख्याओं का। जैसे कि आप देखते ही आप सेलेक्ट कर लें कि किसका घन है, तो जैसे ये किसका घन है 2 का, ये किसका घन है 3 का, और ये तो आपका 1 का घन 1 ही होता है, और इस तरह से ये 3 × ABC 3 2 1
तो 3 6 छत्रिक 18, ठीक है। 2 3 1, तो 3 6 छत्रिक 18 ये आ गया। इस तरह से आप समझ रहे हैं कि इट इज़ हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान both are, and these equations use it having two factor like a स्क्वायर बी स्क्वायर सी, ये यहाँ पे आप लिख दिए, यहाँ पे ए क्यूब बी क्यूब, और इसके दो फैक्टर अगर आपको लिखने हैं तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, ये मतलब 2 3 1, ये देखिए 2 3 1 आ गया। फिर आप जैसे ही इसको लिख लीजिए तो डोंट वरी, इतना लिखने के बाद फिर आप छोड़ दीजिए, दूसरा फैक्टर पहले वाले से ही बना लिया कर, जैसे अभी यहाँ पे पहले बनाए थे, यहाँ बनाए थे ना ये वाला, और इससे ही हम ये वाले फैक्टर बनाए थे। उसी प्रकार हम यहाँ भी ये वाला फैक्टर आप लिख लीजिए, इसके बाद फिर आप ये वाला पूरा बना लीजिए। कैसे बनाएंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस ए बी माइनस बी सी सी ए आ गया। तो बन गया टू फैक्टर, हिंदुस्तान पाकिस्तान वाली समीकरण का 2 फैक्टर हो गया। अब देखिए यहाँ पे ऊपर नीचे जो आपको जो नीचे लिखा गया है और सॉल्व करेंगे, ऊपर एक लाइन को आप सॉल्व करना, ये नीचे हमने सॉल्व कर दी, ज़्यादा ही है मान लो, इसको ऐसे ही रहने दो, डोंट वरी, थोड़ा थोड़ा आपको मालूम चल जाता है, आपकी हैबिट पर निर्भर करेगा। आप एक को पकड़िए और दूसरे तक लेकर जाइए और दोनों को भी काट दीजिए, तो फाइनली आपको इतना ही जोड़ना है। तो 3 2 5 1 6 0.6 इज आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्यूब 3 क्यूब 5 क्यूब, 5 3 15 15 दूनी 30 30 3 त्रिका 9, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ये 3AB है, तो ये 0.09 आ गया ना 3AB। इट्स हैविंग 2 फैक्टर बिकॉज हिंदुस्तान पाकिस्तान, इट्स हैविंग 2 फैक्टर। नाउ 2 फैक्टर इज बट 5वीं क्वेश्चन यहाँ पे यूज हो रही है कि सब सूक्ष्मदर्शी द्वारा आप देख लोगे, यहाँ पे माइनस प्लस चक्कर हो, प्लस माइनस लगा हुआ है ना तो प्लस माइनस चक्कर जब लगा हो चक्कर, दिस इज इम्पोर्टेंट, प्लस माइनस लगा हुआ है ना, इसको देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से 2 आ रहा है, यहाँ से 3 आ रहा है और ये 5 आ रहा है, खुद ही माइनस में, तो 3 2 5 इधर भी आ रहा है, 5 इधर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपस में ही कैंसिल हो रहा है, इसमें इसका मतलब यहाँ पे कारगिल युद्ध हो जाएगा, और जब कारगिल युद्ध होगा तो यहाँ पे हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग हो जाएंगे, ठीक। तो दिस इक्वल टू, नाउ दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू, इट मीन्स दिस इज 0, दिस इज 0। ओके, कब, जब ये आप माइक्रोसॉफ्ट सूक्ष्मदर्शी से आप देखेंगे, और कब देखेंगे, कब आप सब करेंगे, जब आप यहाँ पे एक ही तरह के साइन ना देखें, अलग अलग साइन देखेंगे, तब आपको शक दौड़ जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही सीक्रेट पॉइंट है, जब आप प्लस माइनस देखें तब आप शक करें, अगर सेम साइन है, माइनस 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 है, तो कोई भी शक करने की बात नहीं है, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, कोई शक करने की बात नहीं, यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ प्लस, कोई शक करने की बात नहीं। जैसे यहाँ पे है प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ पे देखोगे तो टाइम ही ख़राब करोगे, इसलिए यहाँ माइक्रोसॉफ्ट दर्शी नहीं देखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, जब आपके 2 प्लस 1 माइनस में, जैसे ये भी प्लस में ना, 2 प्लस 1 माइनस में, या 1 प्लस 2 माइनस में, ठीक है, इस तरह से। वेल ओके गाइस, नाउ टाइप नंबर 5, वितत भिन्न पर आधारित प्रश्न। ध्यान दें, इन्हें हल करने के लिए उत्तरोत्तर नीचे से ऊपर की ओर हल करते हैं, और भी ध्यान दें कि ये आपके फुसफुस श्रृंखला है, मतलब ये डैश डैश वाली श्रृंखलाएँ नहीं है। कैसी हैं, डैश डैश वाली होती तो डैश डैश लगा होता, ठीक है, यहाँ पे डैश डैश नहीं है, तो इट मीन्स कि ये कौन सी हैं, फुसफुस वाली हैं, फुसफुस का मतलब सीमित। तो चलिए, आपकी प्रॉब्लम ऐसी कुछ होगी, 1 - 1 अपॉन 1 - 1 अपॉन 1 - 1 अपॉन 1 - 1 अपॉन 1/2, ठीक। इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले नीचे से, यहाँ लिखा है ना, इन्हें हल करने के लिए उत्तरोत्तर नीचे से ऊपर की ओर हल करते हैं, तो यहाँ 1 - 1 अपॉन 2, ये इसको हल कर लेंगे, तो 2 - 1 2 - 1 1/2, तो दिस 2 ऊपर पहुँच जाएगा, तो 2 1 - 2 माइनस का 1, ये देखो, इसको हल करोगे तो 2 ऊपर आएगा, ये आ गया ऊपर, और ये इसको हटाओगे तो ये माइनस का 1 आएगा, यहाँ पे -1 आ गया, और -1 से -1 प्लस हो जाएगा, तो 1 1 2 हो जाएगा, फिर 2 - 1 1/2 इज द आंसर। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 - 1/2 था, यहाँ पे 1 भागे 1 डिवीजन 1 डिवीजन 1 डिवीजन 1 बस ये चल रहा है। यहाँ पे 1 - 1/1 बाई के नीचे देखो, 1 - 1/, बाई के नीचे देखो 1 - 1/2। अरे कुछ तो बोल दो, जब तक नहीं बोलोगे तब तक रुकेगा नहीं।
ओके, तो फुसफुस बनाने के लिए बोलना ही पड़ेगा फुसफुस। तो अब देखिए फुसफुस में बोल रहे हैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है सीमित और असीमित। जो असीमित होती है वो डेड डैश होती है, उनको हम डेड डैश कहते हैं श्रृंखला, और इन्हें फुसफुस कहते हैं। आपको ये पूरा विस्तार में ये टाइप नंबर 5 है, टाइप नंबर 6 के बाद टाइप नंबर 7 और 8 ये आपको मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप है। ओके, तो आप समझ गए कि हम सबसे पहले नीचे से हल करेंगे और इसको पलट देंगे, गुणा का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि डिवीजन को हल करने का यही ट्रिक है। इसको हम अंश को हर को अंश में कर देंगे, तो 1 नीचे और 3 ऊपर, और हम क्या करेंगे डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे, तो यहाँ से ये ईजी हो जाएगा 3। अब ये 1/3 है, फिर इसको पलट देंगे 3, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर पलट देंगे तो 3, आंसर आ जाएगा 3। ओके, आइए अब हम टाइप नंबर 6 पे आते हैं, और इसके बाद जो हमने बोला था टाइप नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट टाइप होंगी आपकी फुसफुस और डेड डैश वाली, ठीक है। तो आवर्त दशमलव भिन्न पर आधारित प्रश्न है। आवर्त पर जैसे कि 0.nm, 2.nm, 0.nm डैश, 8.nmr डैश। ओके, तो ये जो बार लगा हुआ है कनेक्ट मतलब nm, अगर 19 है तो 19, तो यहाँ पे ये डिजिट ये 1 हो गई, ये 9 हो गई, तो 19 बनेगा, और यही डिजिट है। अब ये संख्या बार बार आपका रिपीट होती रहेगी। यहाँ पे भी 2 डिजिट है, प्लस यहाँ पे ये इसको सॉल्व करने के लिए हम 2 अलग कर लेंगे, तो ऐसे आप समझिए, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है, ऐसे आपको मिलेगा। तो इसको आपको कैसे करना है, सबसे पहले जो यहाँ पे संख्या होती है पूरी उसको हम लिख लेते हैं। ओके, और फिर घटाते हैं, जो यहाँ पे छूटा होता है बिना बार के। दशमलव के इधर वाले के लिए सॉल्व करने की प्रॉब्लम है ये टाइप जो बनी है दशमलव के राइट वाले में सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम बनी है। इधर वालों के लिए, इधर वालों के लिए, इधर वालों के लिए, इधर वालों के लिए, इधर तो ये जो भी है यहाँ पे 2 है, यहाँ 8 है, तो ये तो स्वतंत्र हो जाएंगे, तुरंत बाहर निकल आएंगे, ठीक है। दशमलव के इधर वालों के लिए ये टाइप बनाई गई है। तो जैसे ये आपका इधर वाले के लिए ही बात कर रहे हैं, ये पूरी संख्या हम लिख देंगे, और अगर कुछ जैसे बिना बार वाली संख्या तो उसको घटा देंगे, ठीक है। और जितने घटाएंगे उतने 0 बढ़ाएंगे, और नहीं एक हो तो कोई बात नहीं, एक भी 0 नहीं, एक भी नहीं घटेगा। यहाँ पे एक भी नहीं घटा, इसका मतलब एक भी 0 नहीं होंगे। यहाँ पे एक घटा, एक डिजिट घटी है तो यहाँ पे 1 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक डिजिट घटी है तो 1 0 आएगा, ठीक है। और ये 9 क्या है, जितने ऊपर बार, अगर दो डिजिट के ऊपर बार है तो 9 2 बार आएगा। 1 के ऊपर बार है तो 9 1 बार आएगा। 2 के ऊपर बार है तो 9 2 बार आएगा। 2 के ऊपर बार है तो 9 2 बार आएगा, ठीक है। चलिए ये प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे 0.234 हमने कहा सबसे पहले दशमलव के इधर वाले सॉल्व करते हैं, ठीक है। 234 पूरा लिख लेते हैं, उसके बाद माइनस जो जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटा देंगे, और उतने हम लोग 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। और जितने बार होते हैं उनको हम 9 से, 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 बार 9 होगा, उसको इसको घटाएंगे तो 232/990। ओके, इसको हल कर लेंगे काट पीट के, तो ये आंसर आएगा। यहाँ पे हम देखेंगे तो दशमलव की इधर वाली बात करेंगे, इसको थोड़ा। तो यहाँ 35 24 है, 35 24 में से घटाएंगे कितना, 35, ठीक है। तो 2 डिजिट है, 2 डिजिट का 0 आएगा। 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 डिजिट के 9 आएंगे, ठीक है। और बाकी अब आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, इसी से घटाएंगे ये आएगा, उसके बाद ये आपका काटेंगे पीटेंगे, और उसके बाद ये 3 से इतने बटे इतना आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, तो दशमलव की इधर वाली बात करेंगे 39/99। अब हम यहाँ पे 3 से काटते हैं ऊपर नीचे, 3 1 3 3 3 9 3 3 3 3 9, तो ओके 3 1 3 और 3 3 9 3 3 9 3 3 9, 3 से ऊपर नीचे काट देंगे तो ये आ जाएगा। और 8 सही 13/33 ये आंसर आएगा। यहाँ 3 सही 1163/3300 आएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट दोस्तों। अब हम आ चुके हैं टाइप नंबर 7 में, और बहुत ही गजब की टाइप है, और इसमें हम आपसे बताए थे टाइप नंबर 7 में हमें डेड डैश मिलेगा, तो आपको हम बता दें टाइप नंबर 7 में डेड डैश पढ़ेंगे, और टाइप नंबर 8 में फुसफुस श्रृंखला पढ़ेंगे, ठीक है। तो डेड डैश टाइप नंबर 7 में डेड डैश ये 3 प्रकार के होते हैं, और टाइप नंबर 8 में फुसफुस वो 2 प्रकार के होते हैं। तो टाइप नंबर 7 में डेड डैश 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं वो देख लीजिए। नंबर 1 क्रमागत गुणनखंड, नंबर 2 बिना क्रमागत गुणनखंड। मतलब क्रमागत गुणनखंड इसके आगे को जोड़ दें और पीछे जोड़ दें तो दूसरी टाइप मिल जाएगी, बिना क्रमागत गुणनखंड धाराचार्य। आगे भी कुछ जोड़ दें पीछे भी कुछ जोड़ दें तो टाइप 1 से दूसरा आ जाएगा, बिना क्रमागत गुणनखंड धाराचार्य, ये आ गया दूसरा। और तीसरा की बात करें तो सरली गुणनखंड, ठीक है, ये आते हैं। तो 3 प्रकार के हमारे पास हम पढ़ेंगे, किसमें, टाइप नंबर 7 में। 3 प्रकार कौन कौन से, क्रमागत गुणनखंड, इसी में आगे पीछे जोड़ के बोलेंगे तो बिना क्रमागत गुणनखंड धाराचार्य, ये आ गया दूसरा, बिना क्रमागत गुणनखंड धाराचार्य। और तीसरा सरली गुणनखंड,
थोड़ा सा अगर रिवीजन करा देते हैं, क्रमागत गुणनखंड का मतलब होता है कि जैसे कि यहाँ पे √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12, क्यों 12 12 12, यहाँ पे 7 7 7 7 या 16 16 16 16 क्यों नहीं हो सकता है, सिर्फ 12 ही क्यों है? क्योंकि भैया इसका क्रमागत गुणनखंड आता है 16 में, कहाँ आता है 8 2 16, 4 4 16, 4 4 8 2 16, 8 2, लेकिन यहाँ पे क्रमागत आ रहा है 4 3 12, 3 4, 3 4 12, 3 4 लगातार है ना, 3 4 4, तो इस तरह से ये हो गया। जैसे कि और भी आपको क्रमागत आ सकता है 42 42 फिर 42 प्लस फिर 42 प्लस, तो इस तरह से 42 क्यों आया, क्योंकि 7 6 42, ये 6 7 42, 6 और 7 क्रमागत आ गया ना, 6 7। तो आप समझिए क्रमागत गुणनखंड। और भी उदाहरण आप भी दे सकते हो, आप बता सकते हो, जैसे कि 6 हो गया, 3 2 6, मतलब 2 3 6, तो √6 तो 2 और 3 गुणनखंड है ना उसका, आप उदाहरण बता सकते हो। जैसे 30 है, 5 6 30, फिर 6 30 हो गया, फिर इसी तरह 6 7 42 हो गया, फिर 7 8 56 हो गया, फिर 8 9 72 हो गया, और 9 10 90 हो गया। ये सब क्या है, क्रमागत गुणनखंड है। इनका आप किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, प्लस में भी प्लस 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 करके, माइनस में भी माइनस 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 करके। एक चीज़ रहेगा, ये भाव का चिन्ह है, तो भाव का चिन्ह एक ही रहेगा, समान जाएगा, ठीक है। प्लस 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 कर लो श्रृंखला में, चाहे माइनस 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 कर लो श्रृंखला में, ठीक है। तो ये क्रमागत गुणनखंड हो गए। क्रमागत का मतलब समझ गए ना, मतलब कि 2 3 6, 3 4 12, 4 5 20, 5 6 30, 6 7 42, 7 8 56, 8 9 72, 9 10 90, 10 ग्राम में 110, 10 ग्राम में 110, 11 ग्राम में 132, डैश ऐसे ही। फिर 12 13 हो जाएगा, 12 गुणे 13, 13 गुणे 14, फिर 14 गुणे 15, 15 गुणे 16, 16 गुणे 17, ये सब क्या है, क्रमागत संख्या है, क्रमागत गुणनखंड है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। अब भाव का चिन्ह है, चाहे प्लस 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 लगा लो, चाहे माइनस माइनस लगा लो, तो इस तरह से आपकी श्रृंखलाएँ ढेर सारी बन के आ जाएंगी। तो आई होप आपने समझ गए। अब यहाँ पे बिना क्रमागत गुणनखंड धराचार्य, बिना क्रमागत गुणनखंड धराचार्य, जैसे यहाँ पे आपको ये है √5 √5 मतलब इनके अलावा जितनी भी सारी संख्याएं हैं और वो संख्या रिपीट भी हो रही हैं, तो ध्यान दें, सारी संख्याएं सभी रिपीट होनी चाहिए, वही संख्या होनी चाहिए, वही हम टाइप नंबर 7 में लिए हुए हैं, ठीक है, उन्हीं की ट्रिक बता रहे हैं। तो बिना क्रमागत वाली को आप समझ लीजिए, फिर आपको ऐसे हल करना है, ठीक है। इस धराचार्य लगा हुआ है, बिना क्रमागत गुणनखंड को कैसे धराचार्य से करेंगे, जैसे आप करते चले आए हैं। जैसे हम लोग कैलकुलस में पढ़ते हैं, जब इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, डिफ्रेंशिएशन कोई भी समीकरण को y मानते हैं तो उसको पूरा हल करते हैं, y² y आता है धराचार्य के सूत्र में, ठीक है, से उसके रूट्स हल किए जाते हैं। तो बिना क्रमागत गुणनखंड धराचार्य, आप ये वाली भी श्रृंखलाएँ आप ढेर सारी समझ गए हैं, ठीक है। अब आती है सरली गुणनखंड श्रृंखला, कौन सी होती हैं, सरली गुणनखंड, जैसे कि नाम से ही इनके गुणनखंड, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं सरली, बिल्कुल आराम से √5 √11, ठीक है, √11 ये, लेकिन ये फिक्स है, फुसफुस वाली श्रृंखला है। अगर इसमें डैश लगा देते तो ये फिर आपका वही हो जाता, ऊपर सरली गुणनखंड बन जाता, ठीक है। ये फुसफुस है, इसमें डैश लगा देते तो आपका फुसफुस वो से क्या हो जाता है, डैश वाली सरली गुणनखंड श्रृंखला कहलाती। सरली गुणनखंड श्रृंखला, ये जैसे यहाँ पे है 5 5 5 5 5 डैश, आगे डैश लगा दो। अगर ये डैश हटा दिया जाए तो फिर ये आपको सरली गुणनखंड से हट करके फुसफुस में चला जाएगा, टाइप नंबर 8 में, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए कि सरली गुणनखंड श्रृंखला कैसी आप बनाई जाती हैं। आप कोई भी नंबर यहाँ लेकर के इसमें बना सकते हो, डाल सकते हो। √7 √7 √7 √7 डैश, √8 √8 √8 डैश, √11 √12, सॉरी 11 11 11 √100 बना सकते हो सरली गुणनखंड। तो आइए अब हम चलते हैं अपने क्रमागत गुणनखंड के पास। अब देख रहे हो तो टाइप नंबर 8 में फुसफुस वाला भी देख लो। फुसफुस में भी आपके 2 प्रकार के होते हैं, फुसफुस 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 फुस गैस्टो, नंबर 2 फुस गैस्टो श्रृंखला, नंबर 2 आपके फुस रैंचो श्रृंखला। तो फुस गैस्टो मतलब गुणनखंड के रूप में रहेगा, और ये ट्रिक आपको ट्रिक्स लगाना है। और फुस रैंचो का मतलब ऋण और धन, चौ का मतलब चौकन्ना होकर सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो ये फुसफुस 2 प्रकार के अभी हम बताएंगे आपको, टाइप नंबर 8। तो आइए हम लोग टाइप नंबर 7 में क्रमागत गुणनखंड जल्दी से हल करते हैं।
तो आप देखिए ज़रा क्रमागत गुणनखंड है कि नहीं, ये प्रॉब्लम देखना है। 12 12 12 12 आपके पास अगर आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करोगे? देखिए समान कड़ीगत संख्या कितनी है? 12। ठीक है, 12 का क्रमागत गुणनखंड कितना है? 4 3 12 या 3 चौक 12 3 4। अब अभीष्ट मान क्या होगा? बाब का चिन्ह क्या है? प्लस प्लस प्लस। तो बड़े लड़के को प्लस का चिन्ह मिलेगा क्योंकि बड़ा वाला अपने पिता अर्थात बाब का चिन्ह लेगा, तो बाब का चिन्ह लेगा। तो इसमें श्रृंखला में बाब का चिन्ह एक ही होगा, ये नहीं कि यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस। तो अब ये बड़ा वाला सोच में पड़ जाए कि हमें तो बोला गया कि बाब का चिन्ह ही लेना है। अब बाब के पास तो 2 चिन्ह हैं, तो कौन सा लें, प्लस वाला कि माइनस वाला? तो ऐसी इस श्रृंखलाओं में एक ही साइन होगा बाब के पास और वही साइन इस लड़के को मिल जाएगा। तो प्लस प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दीजिए और दूसरे वाले को इसका विपरीत मतलब माइनस मिलेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल ना। 12 12 12 12 तो 4 3 12 बड़े वाला को बाब का साइन और दूसरे वाले को माइनस का। इसी तरह यहाँ पे 111 111 111 ऋण 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 बाब का चिन्ह ऋण में है, तो इस तरह से 11 गुणे 10 है ये, तो 11 किसको माइनस को जाएगा? बाब का चिन्ह। ये देखिए 11 में माइनस आ गया और छोटे वाले को प्लस का चिन्ह दे दिया गया। तो इस तरह से श्रृंखलाएँ जो भी होंगी आप तुरंत कर लोगे। ठीक है, और ध्यान रहे बाब जो होता है वो डर अनंत तक होता है। ठीक है ना, क्योंकि बाब का चिन्ह जो है ऋण ऋण धन ऋण कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ बाब कोई सीमित नहीं है। बाब का आकाश से ऊंचा, मतलब कि ओम शांति में एक जो बाब होते हैं उनको मतलब बहुत बड़ा ब्रह्मांड का परमपिता परमेश्वर बताया गया है, इसलिए डैश 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 अनंत तक। ठीक है जाएगा। तो एक कुछ बातें क्लियर हो गई, जैसे कि बाब का चिन्ह एक ही प्रकार का होगा और बाब कभी सीमित नहीं होगा, अनंत तक जाएगा। ठीक, तो उसी में हमारा यहाँ पे क्रमागत संख्याओं के क्रमागत गुणनखंड के अंतर्गत बाब जी आते हैं। अब बाब जी की विशेषता क्या है? इनके पास एक चिन्ह होगा, चाहे प्लस का हो या माइनस का, और ये अनंत तक जाएंगे। अब आते हैं बाब 2। अब यहाँ पे बाब 2 में ये बिना क्रमागत संख्या है, जैसे कि 5 7 5 5 5 5 5 5 है, लेकिन इनमें कोई क्रमागत संख्या नहीं। जैसे कि हमने कहा था कि 2 3 का गुणनखंड 6 हो गया, 3 4 का 12, 4 5 का 20, तो वो वाली संख्याएं आपकी सब कौन से बाब में जाती हैं? क्रमागत ये बाब है। और ये बाब 2 है जिसमें कोई क्रमागत नहीं है, लेकिन हाँ इसमें भी बाब का चिन्ह जो होगा वो एक ही होगा और बाब कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे। तो ये है बाब 2 प्रकार के। तो दूसरे प्रकार के बाब हैं बाब ये ऋण 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 ऋण, ये भी 14 है, तो इसका मतलब क्रमागत नहीं है। ठीक है, तो ये धराचारी से होंगे। ऐसे बाब जो होते हैं वो सब धराचारी से सॉल्व होते हैं। और इसको कैसे करते हैं? समान समीकरण यहाँ पे 5 मतलब कि 5 गुणे नहीं है। तो ऐसे करने के लिए सबसे पहले हम माना x है, पूरी संख्या को मान लेते हैं x। तो अब वर्ग करने पर समीकरण 1 मान लिए इसको, और इसको समीकरण 1 को वर्ग करने पर करेंगे तो स्क्वायर, फिर ये खुल जाएगा और फिर ये पूरा ये बचेगा √5 प्लस √5 इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे फिर ये पूरा x हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 को वर्ग करने पर जब वही मानोगे उसी को समीकरण 1 कर लेना और तुरंत उसका वर्ग कर देना। बस आपको उसके बाद काम आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा कैसे आपको हल करना है। इस तरह से आपका एक द्विघात समीकरण बनेगी और जिसको हम श्रीधराचार्य का सूत्र लगा करके उसके दोनों मूल हल कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये भी बाब हैं, ये बाब हैं, ये लेकिन टाइप 3 वाले बाब हैं। कहने का मतलब बाब क्यों हैं? बाब में विशेषता होती है कि ये अनंत तक जाते हैं और इनके बीच में कोई ना कोई साइन होता है प्रत्येक। तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह है और ये अनंत तक जाते हैं, इसलिए ये बाब कहलाते हैं। और ये बाब जो हैं तीसरे प्रकार के बाब हैं और इन बाब का नाम है सरली गुणनखंड। सरली गुणन नाम है इनका। तो सरली गुणन का मतलब ये होता है गुणा के रूप में सरल, मतलब 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 और कहाँ तक? परमपिता परमात्मा में लीन हो जाते हैं पूरे ब्रह्मांड में। तो ये आपका इन्फिनिटी होगा। तो ठीक है, तो ये पहचाना जाता है बाब को। तो ये बाब है, कैसे हैं? सरली गुणन है बाब का नाम है सरली गुणन। और यहाँ पे इसका उत्तर कितना आएगा? 5 ही आएगा। इस कंडीशन में ऐसे देखा करो तो ये जो रिपीट होता है वही उसका उत्तर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी 110 110 110 रिपीट हो रहा है, तो इसका जो ये ब्रह्मांड तक जा रहे हैं परमपिता परमात्मा शिव बाबा बाब, यहाँ पे इनका जो मान आएगा 110 आएगा यहाँ पे। तो पहले प्रकार के बाब थे उनका नाम था क्रमागत गुणनखंड। दूसरे प्रकार के बाब थे उनका नाम था बिना क्रमागत गुणनखंड धराचार्य। तीसरे प्रकार के बाब हैं जिनका नाम है सरली गुणन। अब आते हैं टाइप नंबर 8 में। तो वो ब्रह्मांड में नहीं है तो वो बाब नहीं कहलाएंगी वो श्रृंखला। आइए हम चलते हैं टाइप नंबर 8 में। चलिए अब हम टाइप नंबर 8 में बात करते हैं फुस
तो फुस दो प्रकार के होते हैं, फुसफुस नंबर 1 नंबर 2। नंबर 1 में आपका ये फुस गैस्ट्रो और नंबर 2 पे आपका फुस रैंचो। तो फुस गैस्ट्रो की बात करें तो गैस्ट्रो में यहाँ सबसे पहले आता है आपका इस तरह की प्रॉब्लम, जैसे कि अंडर रूट 6 या अंडर रूट 5 ही जो ऊपर हम करके आए हैं। बस अंतर क्या है कि यहाँ पे ये बाब नहीं है, बाब होते तो अनंत तक होता ना, तो परमपिता परमात्मा ब्रह्मांड पूरे ब्रह्मांड में यहाँ अनंत तक होता, ये ब्रह्मांड का सिंबल है इन्फिनेटिव। ओके, तो ये फिर यहाँ इन्फिनेटिव नहीं है, तो ये बाब नहीं है, तो ये टाइप नंबर 8 से। और इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही आपके बस दो ही हैं आपके यहाँ पे, ये फुस गैस्ट्रो है, इसका नाम क्या है, फुस गैस्ट्रो। और फुस गैस्ट्रो में आपको ट्रिक आती है। तो ट्रिक क्या है, अभिष्ट मान जैसे निकालना है इसका, तो यहाँ पे जैसे 6 रख देंगे, ये 6 है, ठीक है। 6 के ऊपर जो घात में हम लोग रखेंगे वो क्या होंगे, जितने आपके अंडर रूट है 1 2 3 4 अंडर रूट हैं, तो 4 बार 2 कर दीजिए नीचे, और 4 बार फिर में से ऊपर भी 4 बार ऊपर 4 बार नीचे करने के बाद ऊपर वाले में 1 घटा दीजिए, बस यही आंसर होगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ पे अंडर रूट 11 ये कैसी हैं, गुणा में है गैस्ट्रो, और इसकी हम ट्रिक लेंगे, ठीक है। गुणा में है गैस्ट्रो, फुस है कि बाब है, तो ये बाब तो है नहीं है, फुस है, तो फुस का मतलब, तो फुस में 2 ही हैं, फुस गैस्ट्रो और फुस रेंचो। तो ये क्या है, फुस गैस्ट्रो है, और फुस गैस्ट्रो के लिए ट्रिक होनी चाहिए होती है 11 लिखो, ऊपर आपका 2 2 2, कितने जितनी बार अंडर रूट है 2 2 ऊपर 2 2 2 2 ऊपर नीचे कर लो, बस ऊपर वाले में चुप्पे से 1 घटा दो, बस यही आंसर आपका, ठीक है। नीचे 8, ये भी 8 में से 1 7/8, दिस इज द आंसर। तो ये तो हमने बात की अभी फुस गैस्ट्रो की। अब हम बात करेंगे फुस रेंचो की। अब फुस रेंचो आपकी कैसी श्रृंखला होती है, आइए देखते हैं। फुस रेंचो की आ गई आपकी फुस रेंचो की श्रृंखला। तो फुस रेंचो में जैसे कि फुस तो दिख ही रही है, फुस बाप तो है नहीं है, बाप तो टाइप नंबर 7 में थे, टाइप नंबर ये 8 है, यहाँ पे तो फुस तो फुस, लेकिन फुस कैसा है, रेंचो है, क्योंकि ऋण धन इसलिए रेंचो हो गया। और चौक मतलब चौकन्ना रही है, तो चौकन्ना कैसे रहे भाई, चौकन्ना रहे तो 3 तरीका 9 सटाक से इसको 3 कर लो, अंडर रूट इसको ख़त्म करो, ये अंडर रूट ख़त्म करो, 9 को बनाइए 3। अब ये 33 और 3 36, यहाँ पे 36 इसको ख़त्म करो, अंडर रूट यहाँ बनाइए 19 + 6, ठीक, 19 + 6 होता है 49, 19 + 6 25, और 25 को ये पूरा ख़त्म करिए, यहाँ बनाइए 5, और 5 इसको घटा दीजिए 49 पूरा ख़त्म कीजिए, और आ जाएगा 7 आंसर, ठीक है। इसी तरह से आप देख रहे हो कि ये कैसा है, कैसी श्रृंखला है, ये बाब तो है नहीं है, टाइप नंबर 7 से होगी नहीं, क्रमागत तीनों बाब से नहीं होंगी, क्रमागत गुणनखंड बिना क्रमागत धराचारी और सरली गुणन तीनों बाब से नहीं होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा फुस गैस्ट्रो या फुस रेंचो। तो ये है फुस रेंचो, ठीक है, ऋण धन, तो फुस रेंचो चौकन्ना रही भाई, चौकन्ना को तो ये पूरा काट दीजिए, ये 4 आ गया, और 21 4 25 पूरा काट दीजिए 5 आ जाएगा, और 5 में 16 काट दीजिए 4 आ जाएगा, चौकन्ना, दिस इज द आंसर। तो ये फुल रेंचो हो गया। फुस गैस्ट्रो बहुत मज़ा आ गई, फुस गैस्ट्रो भी आपका बहुत ही मज़ेदार है। जैसे कि हमने गैस्ट्रो बताया 11 है, तो 11 रखिए, जितने अंडर रूट है उतने आप 2 2 2 कर लीजिए, ऊपर है 2 2 उतने ही कर लीजिए, और -1 चुप्पे से करिए, कोई जानने पाए, और आंसर लिख दीजिए। आइए टाइप नंबर 9 में दोस्तों आपको हम बता दें कि ये टाइप आपकी बिल्कुल क्या है, गिरगिट के तरीके है, ये गिरगिटिया ट्रिक है। कौन सी गिरगिटिया ट्रिक, जिस प्रकार से हमारे यहाँ इसमें कोरोना जो नया वेरिएंट आया है किसी भी रूप में छुपा बैठा है और बहुरूपिया है, बहुत से रूप में ये अपना रूप बनाए रहता है, बहुरूपिया है। इसलिए इस ट्रिक को हम कह सकते हैं टाइप नंबर 9 गिरगिटिया या बहुरूपिया ट्रिक, बहुरूपिया टाइप। नाउ क्वेश्चन जैसे आप देख सकते हैं अंडर रूट 5, इसमें घातांक और कड़ी प्रश्न जैसे a + b a - b, ऐसे आपको बिल्कुल सिंपल फार्मूला लगाना का है ये प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी इसमें चूँकि ये गिरगिटिया और बहुरूपिया रूप आते हैं, गिरगिटिया और बहुरूपिया रूप में ये करड़ी के सवाल आते रहते हैं। किसके सवाल, करड़ी के सवाल, ठीक है। ये ज़्यादातर इसमें बहुरूपिया ज़्यादा मिलेंगे आपको करड़ी वाले सवाल में। तो ध्यान से आप देखिए कि हमने एक टाइप नंबर आपको 9 पढ़ाई है और गिरगिटिया बहुरूपिया, तो जब भी करड़ी के क्वेश्चन देखिए तो कहीं ये गिरगिटिया बहुरूपिया रूप तो नहीं है, तो आप तुरंत इसको याद कीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं इसके बहुरूपिया को। तो देखिए भाई, इसको अगर हम सेट करना चाहें a + b और a - b की होल स्क्वायर, जैसे यहाँ पे, तो जैसे कि इसका प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, a² + b² + 2ab। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 2 तो है ही है भाई, थोड़ा सा सहारा मिला,
हैं इस बहुरूपिया को पहचानने के लिए। अब लोग रिसर्च कर रहे हैं ना सीरम इंस्टीट्यूट बायोटेक, तो यहाँ पे हम इसकी रिसर्च कर रहे हैं। भैया 2 तो मिल ही गया, जो लक्षण दिख रहा है 2 मिला, और इस बहुरूपिया में इसका रूप हम पहचान रहे हैं, 2 मिल गया। और ये जो 6 है अंडर रूट करके बैठा हुआ है, 2 और 3 तो नहीं है इसमें, 2 दूना 4, और तो 2 तो है। बाकी ये ए बी का मान, ए और बी, और ए बी का मान क्या हो सकता है, यहीं पे आप देख सकते हो। ए बी मतलब ए बी किस रूप में है, अंडर रूट के रूप में है। तो चलो भाई अंडर रूट हो सकता है क्या, 2 और 3, ये 2 और 3 कर दे, इसका स्क्वायर करें 2 का तो 2 निकल आएगा, 2, इसका स्क्वायर करेंगे 3 का, अंडर रूट 3 है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 निकल आएगा, यस 3 2 5 निकल आया। इस तरह से आपने सीरम इंस्टीट्यूट मतलब इसका आप वायरस का एंटीवायरस ढूंढ लिया, ठीक है। चलिए ढूंढ लिए तो आप कैसे लिखोगे इसको, जैसे हमने इसको लिखा अंडर रूट 2, तो ए का मान कितना है अंडर रूट 2, तो यहाँ पे लिखिए ये जो 3 और 2, आपने 5 को 3 और 2 लिख लेंगे। चूँकि हमें स्क्वायर रूप में चाहिए तो इसको स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं, इसका अंडर रूट करके स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो अंडर रूट 3 होल स्क्वायर, अंडर रूट लगा दो, करड़ी है ये, इसलिए आप करड़ी में आपको कका कुकड़ुकू जरूर बोलना पड़ेगा, कुकड़ुकू मतलब वर्ग चढ़ाओ, वर्गमूल इसी को कहते हैं कुकड़ुकू। तो ए और बी, यहाँ पे ए और बी, तो इस तरह से ये पूरा सूत्र बन गया, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए यहाँ पे, और ये आंसर आ गया, ठीक है। जब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे इस लक्षण को जानते हैं। जैसे कि ये करड़ी में है, तो करड़ी में बहुरूपिया बहुत होते हैं, तो टाइप नंबर 9 सिखाता है कि इसकी सर्च ऑपरेशन करिए। जैसे कि यहाँ पे इसमें 4 से भाग दिया जाए, तो क्योंकि 4 बाहर आ जाएगा नोट के, 2 हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है, बहुरूपिया को थोड़ा सा पकड़ने के लिए 2 की ज़रूरत पड़ेगी बाहर। तो क्या यहाँ से निकल सकता है 15 चौको 60, तो अंदर कितना बचा, जब 4 से हम भाग देंगे तो आ जाएगा 15, तो यहाँ पे 15 आपका अंडर रूट 15 बचा। अब अंडर रूट 15 से हमें ए और बी के मान निकालने हैं, वो भी अंडर रूट में, तो कितना कर दिया जाए, 5 3 15, अगर हम इसका 5 कर दें, इसका 3 कर दें तो हो जाएगा 5 3 15, वेरी गुड। तो ये अंडर रूट 15 यहाँ पे मिल गया, तो अंडर 5 3 8 बिल्कुल सही है। तो हम 8 को 5 और 3 लिख सकते हैं, और ये 4 बाहर आ गया, और इस तरह से इसमें कुकड़ुकू 2 कर दीजिए, वर्गमूल चढ़ा के 2 कर दीजिए, और प्लस यहाँ पे आपका 5 3, ठीक है। अब यहाँ पे a माइनस बी का सूत्र बन जाए, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ से आपका ये स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, और ये आंसर आ गया, ठीक है। इसी को कहते हैं बहुरूपिया टाइप। तो दोस्तों अभी आपने ऊपर देखा किस तरह से हम लोगों ने बहुरूपिया टाइप का सर्च ऑपरेशन किस तरह से किया है, ठीक है। किस तरह से उसका हम लक्षण को 1 बाई 1 समझ रहे थे कि पहले 2 मिल जाए, फिर 2ab होता है, तो ab और ab यहाँ पे अंडर रूट में है, तो a और b के जो भी मान होंगे अंडर रूट में ही होगा, ये तो तय बात है। तो हमने अंडर रूट पहले से ही लगा लिया, फिर उसके बाद उस पर सर्च करते कौन सी वैल्यू a b की बैठेगी। दोस्तों आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा बहुरूपिया, आगे से इन बहुरूपियों से आप बच सकोगे। नेक्स्ट टाइप नंबर 10, करड़ियों की तुलना पर आधारित प्रश्न। करड़ियों, जैसे करड़ियों की तुलनात्मक वैल्यू बतानी है कि कौन सी करड़ी बड़ी है, कौन सी करड़ी छोटी है, तो कैसे हम बताएंगे। देखिए एक प्रॉब्लम हमारे पास ये है, ठीक है। करड़ियों में अचानक आपसे पूछ लिया जाए ये बड़ी है कि ये बड़ी है, अब बताओ कैसे बताओगे, 3 2 2 3 कौन सी बड़ी है, नहीं पता चल जाना। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें पूछा गया सबसे छोटी और सबसे बड़ी बताइए 3 में से। तो स्टेप नंबर 1 में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि सर्वप्रथम प्रत्येक करड़ी की घातीय संख्या का लासा निकालते हैं, और लासा को घातियों के अंश और हर दोनों के ऊपर गुणा कर देते हैं। जो लासा होता है उसको ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। चलिए सब शुरू में हम देखते हैं सर्वप्रथम प्रत्येक करड़ी की घातीय संख्या, कौन सी संख्या, घाती, तो घात में कौन सी है, मतलब जो हर में, घातीय में बोले तो हर इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, और हर में 1/3 1/2 और यहाँ पे 1/3, ठीक है, 1/3 1/2 1/3, तो 3 2 3 हर में यही है, तो 3 2 3 ये हर वाली घातीय संख्या में हर वाली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इन्हीं का हम लासा निकालते हैं। तो 3 2 3 का लासा निकालोगे 6 आएगा, तो 1/3 1/2 1/3। अब चूँकि हमने कहा था कि लासा निकालने के बाद 1/3 1/2 1/3 ये जो घातीय संख्या हैं इनके हर वालों का हमने क्या निकाला, लासा। अब जो लासा होती है तो इन्हीं घातीय संख्याओं में क्या करते हैं,
जो लासा आता है ऊपर नीचे हर में भी और अंश में भी, हर में 6 का गुणा करते हैं, 6 का गुणा करते हैं, 6 का गुणा करते हैं। तो जब गुणा करोगे तो ऊपर आएगा 6, नीचे आएगा 6 त्रिक 18। ठीक है, तो हमें करना क्या है, ऊपर वाले 6 को नीचे अंदर डाल देना। सॉरी 6 त्रिक 18 नहीं करना हमको, 6 ऊपर वाला 6 अंदर डालना है, नीचे वाले 6 को भी बचा रखना है, क्योंकि यहाँ जो कॉमन आता है उसको हम कॉमन ही ले लेंगे। ये देखिए कॉमन जो अभी 6 आया है, इसका हम करिश्मा तो देखेंगे भाई, ये अंदर डाल दोगे तो क्या मतलब मिलेगा। तो इसको हमें रोक के रखना है, हर वाले में, हर ही को तो हम लासा निकाल लेते हैं, हर वाले को रोक के रखना है। ठीक है, और इसको अंदर डाल दीजिए। तो डेफिनेट रूप से कि अभी ये जो इनका लासा जो वही हमने अंदर भेजे तो काट पीट देगा नीचे वाला। तो जब 6 जाएगा तो 3 दूनी 6, बचे कितना 2, और जब ये 6 अंदर जाएगा तो 2 6 को काट देगा, बचेगा 3, और ये 6 अंदर भेज देंगे, बचेगा 3 दूनी 6। तो इस तरह से नीचे वाला पूरे जो भी अंदर घुसा तो काट दिया, इसको अंदर घुसा तो 3 आया काटने के बाद, ये अंदर घुसा तो इसको काट दिया, धड़ाम से 2 बचा। ठीक है, तो हमने अंदर डाला इन ऊपर वाले को। तो ये सोची साची समझी साजिश थी जो हमने इसको अंदर डाला, और डेफिनेट हमें पूरा पक्का था कि ये जाके अंदर काट देगा, वो छोटी संख्या मिलेगी। यहाँ पे 2 मिली, 2 के ऊपर 2, 4 आ गया, ये देखो। ठीक है, यहाँ पे मेरे 2 के ऊपर 3 के ऊपर 3 आया, ये आ गया, और यहाँ पे 4 के ऊपर 2, ये आ गया। ठीक है, पक्का वादा था, मतलब पक्का प्लान था, पूरा प्रोपेगेंडा पूरा तैयार था यही सब करने के लिए। 2 दूना 4 हो गया, 3 त्रिक 9 27 हो गया, 4 चौक 16 हो गया। ठीक, अब आप आराम से बता सकते हो कौन सी बड़ी है, क्योंकि अब पावर तो एक ही है ना, 6 आराम से देख सकते हो कि ये आपकी सबसे छोटी है और ये आपकी सबसे बड़ी है। तो ये आपकी छोटी है, इट मीन्स ये पहली वाली, और दूसरी वाली आपकी सबसे बड़ी है। जो दूसरी वाली है 2√3 वो सबसे बड़ी है, और जो पहली वाली है 3√2 वो सबसे छोटी है तीनों में से। ठीक, चलिए इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है। जैसे आपसे बता दी, कोई पूछ ले कि 407, 305, 410 इन तीनों संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में तभी लिख पाओगे जब इनको जानकारी होगी कौन छोटी कौन बड़ी, कौन किससे छोटी कौन किससे बड़ी है। तो अब इसको बिल्कुल वैसी ये कड़ी की तुलनात्मक आधारित टाइप नंबर 10। तो इसको करने का 2 स्टेप था। पहला स्टेप ये था कि इसकी घातीय संख्या जो है उसके हर का लासा निकालना है। तो घातीय संख्या 1/4, 1/3, 1/4, तो 4, 3, 4 इनका लासा निकालोगे तो आएगा कितना 12। 4, 3, 4 इनका लासा निकालो कितना आएगा 12। तो अब क्या करना है, 12 को हमें क्या करना है, ऊपर नीचे गुणा करना है। ये देखिए 12 को ऊपर नीचे गुणा करना है, किसी घातीय संख्या में 12 को ऊपर नीचे गुणा करना है। और ये सोची साची समझी है साजिश है कि हम नीचे वाले को आप रोक लेंगे 12 को, और अंदर ऊपर वाले 12 को ढकेल देंगे अंदर, धक्का दे देंगे अंदर। सोची साची समझी साजिश है। और ये 101% मालूम है कि 12 जाएगा तो वैल्यू बड़ी है भाई, इसको डाल रहे हो तो सवाल क्रिटिकल होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल और इजी हो जाएगा। अंदर डालिए भाई इसको, तो 3 आ गया। ठीक है, इसको आप अंदर डालोगे 3 चौक 12 4 आ गया। इसको अंदर डालोगे तो आ जाएगा 4 3 12 फिर 3 आ गया, तो 7 की पावर 3 आ गया। ठीक, 5 की पावर 4 आ गया, ये आ गया। 10 की पावर 3 आ गया, ये आ गया। और 1/12 1/12 1/12, तो 7 की पावर 3 ये 243, 5 की पावर 4 ये 625, और ये 10 की पावर 3 मतलब 1000। आप साफ साफ देख रहे होगी कौन सी बड़ी कौन सी छोटी। तो आरोही में आपको लिखना है आरोही। तो आरोही में सबसे बड़ी पहली संख्या लिखी जाती है, फिर उसके बाद छोटी। आरोही में सबसे पहले छोटी लिखी जाती है, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उसके बाद सबसे छोटी इसमें कौन सी है, सबसे छोटी पहली संख्या है, और उससे छोटी दूसरी, और उससे बड़ी, फिर उससे सबसे बड़ी। ठीक है, तो आरोही में ऐसे होता है। तो आरोही में सबसे छोटी कौन सी, पहली वाली 407, फिर 305, फिर 410। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू। बी कूल, बी हैप्पी, बी बिंदास। ओके, सी यू अगेन।